चलिए आप सबका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर में जो अब तक क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिटेल सॉल्यूशन। और उसी क्रम में हम पहुंच गए हैं आपका फिजिक्स की ओर। और यहाँ पर हमारा प्रयास है कि सिर्फ आपको आंसर नहीं बताया जाए बल्कि आपको सिखाया जाए कि प्रीवियस ईयर से किस तरह से आपको तैयारी किया जाता है, किस तरह से आप टॉपिक फाइंड आउट करते हैं, कैसे आपस में टॉपिक को इंटर लिंक करते हैं। और उसके बाद क्या है कि अगर इस चीज को समझ लेते हैं तो आपके लिए बिहार दरोगा की तैयारी करना आसान होगा। जैसे बच्चा बोलता है ना कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सब कोई पढ़ने के लिए बोलता है लेकिन समझ में नहीं आता है कि प्रीवियस ईयर से कैसे आपको तैयारी करना है। वही हम आपको बताने का प्रयास करें। और साथ ही क्या बहुत सारा, चलिए सबका स्वागत है बाबू, जितना बच्चा जुड़ गए हैं सबका स्वागत है। मोहित जी, आरस जी, रिंटू जी, कविता, सबका स्वागत है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फिजिक्स का पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। लेकिन यह जो पहला पार्ट होगा वीडियो यूट्यूब पर भी डाल दिया जाएगा, जो बच्चा जुड़ना चाहते हैं देख के अपना समझ के जुड़ सकते हैं। साथ ही क्या है कि बिहार दरबार के लिए बोलते हैं कौन सा बुक सबसे बेहतर होता है। तो देखिए जो सब्जेक्ट वाइज बुक आपको दिया गया है वो बेहतर होता है। देखिए पीवाई क्यूज आपको रखना ही है, चाहे किसी पब्लिकेशन का रखिए, सब अपने आप में बेहतर होता है। लेकिन हमने क्या किया है बिहार दरबार के लिए सबसे अलग प्रयास किया है कि जो भी सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट को एक जगह, फिजिक्स है तो फिजिक्स एक जगह, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री एक जगह, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी एक जगह, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये पूरे भारत में जो है होम डिलीवरी सेवा चालू है। और इस नंबर पर बात करके मंगा सकते हैं। 10 सिलेक्शन वो एप्लीकेशन पर जाइएगा और उसका बुक सेक्शन से आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी का डिटेल सोल्यूशन आपको करवाया जा रहा है। अगर फ्री में डिटेल सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो 17 वीडियो आपका यूट्यूब पर अवेलेबल है सिलेक्शन ग्रुप पर। अब बाकी क्या है कि अब जो हम डिटेल सोल्यूशन करवा रहे हैं उसमें समय कम था, प्री किस्म में डिस्कशन किए थे तो थोड़ा सा कि शॉर्ट में चले थे। लेकिन यहाँ पर 17 वीडियो हुआ था, यहाँ पर क्या है कि आपको कम से कम बोल सकते हैं 80-85 वीडियो आएगा 2-2 घंटा के आसपास। तो समझ सकते हैं कि लगभग लगभग आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो सबसे बड़ा बात कि आप सीख जाइए कि कैसे आपको पढ़ना है। तो द सिलेक्शन वो एप्लीकेशन पर इसका डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। कोर्स का नाम है बिहार दरोगा पीवाई क्यूज बुक सोल्यूशन क्लासेज, ठीक है ना। और यहाँ पर कूपन कोड 250 डालिएगा, पीवाई क्यू 250, तो आपको 250 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। देखिए जो बच्चा मेरिट में फेल कर जाते हैं या जो बच्चा बोल सकता है कि तैयारी करने को पता नहीं चलता कोई चीज पढ़ना कोई छोड़ना है, तो यह कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। और साथ ही क्या है कि जो कुछ नंबर छट रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए बाकी क्या है कि अब हम पढ़ाने का समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका फिजिक्स से पूछा गया था 2008 में कि डायनेमो यह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। मतलब डायनेमो किसको किस में परिवर्तित करता है। तो हमारा टॉपिक यहाँ से सबसे पहले क्या हो जाएगा कि महत्वपूर्ण आपका, हाँ, महत्वपूर्ण यंत्र जो किस ऊर्जा को किस रूप में कन्वर्ट करता है। जैसे गिटार किसको किस में कन्वर्ट करता है, सितार किस में कन्वर्ट करता है, डायनेमो किसको करता है, माइक्रोफोन, ये सब पूछ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए डायनेमो की बात करते हैं। एक होता है डायनेमो, एक होता है मोटर। ये दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, डायनेमो और मोटर, और ये दोनों हमेशा ज्यादा पूछा जाता है। देखिए डायनेमो की बात करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं दोस्त, डायनेमो की बात करते हैं। भाई क्या हो गया आपका दोस्त, मोटर हो गया। देखिए डायनेमो लगा रहता है मशीन में, क्या लगा रहता है, मशीन, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में जानते होंगे डायनेमो लगा रहता है, ठीक है ना। और मोटर भी लगता है। तो मोटर तो आप जानते हैं कि मोटर जो आपका घर में लगता है जिससे पानी उनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका जो ये पंखा है उसमें भी मोटर लगा है। तो देखिए क्या मोटर क्या करता है कि हेने से गया तार, क्या गया, तार गया, और तरवा को जैसे ऑन करते हैं, मतलब यहाँ पर यहाँ से इस तरह से गया है स्विच से, इसको ऑन करते हैं तो मोटर गया। तो मोटर क्या करता है, मशीन को चलाता है। तो मतलब जैसे कौन ऊर्जा भेजे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी भेजे हैं, और उसको मशीन को चला रहा है। तो मशीन ऊर्जा में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। इसी को बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, भट किया। कौन किया, आपको मोटर किया। इसी का उल्टा होता है कुछ डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, जैसे ट्रैक्टर पर देखिएगा चाबी लगाता है तो स्टार्ट होता है, क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो मशीन की एनर्जी क्या करता है कि आपको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। तो दोनों उल्टा है। मोटर क्या करेगा कि विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, और डायनेमो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। हमारा टॉपिक क्या हो गया बाबू कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उसका क्या काम है, कौन सा ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में कन्वर्ट करा। तो यहाँ आपका थ्योरी सबसे पहले क्या आ गया, ऊर्जा का रूपांतरण। क्या हो गया, ऊर्जा का रूपांतरण। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बोलता है कि एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा का न तो बना सकते हैं, नहीं खत्म किया जा सकता है, सिर्फ इसका रूप को चेंज कर सकते हैं। कुछ बच्चा, एक बच्चा बोल रहे हैं कि आपका क्लास 2 दिन से बंद था, नेट बंद था तो मजा नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, हमारे तरफ से तो बाबू था ही क्लास, है ना। आपका नेट खराब था तो आपकी समस्या है। बाकी तो देखिए, ऐसा इसमें कोई चीज नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप खाली समझने का प्रयास कीजिए, पूरा का पूरा चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और बहुत ही बोरिंग भी नहीं है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत कोई चीज हार्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा को न तो बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, सिर्फ उसके रूप को चेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझना तो समझाते हैं। देखिए बाबू क्या होता है, ये क्या है, सन है क्या आपको, सन। सन क्या होता है आपको इस तरह से बाबू, ये सूर्य भगवान है। यहां से क्या हुआ कि लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है। तो हमने क्या किया कि इसका सूर्य की ऊर्जा को क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोल दिया। तो सौर ऊर्जा है तो इसको हमने क्या किया है कि सोलर प्लेट क्या लगा दिया यहाँ पर, सोलर प्लेट क्या लगा दिया, सोलर प्लेट। तो सोलर प्लेट क्या कर रहा है कि सूर्य की ऊर्जा के यहाँ पर क्या कर रहा है, ले रहा है। और लेने के बाद यहाँ से एक तार निकाल दिए हैं, और तार को लगा दिए हैं कहाँ, आपका बैटरी में। कहाँ लगा दिया दोस्त, बैटरी में लगा दिए। यहाँ पर क्या आपका है, बैटरी है। यहाँ पर क्या आपका दोस्त साहब, क्या आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया। अब बैटरी से फिर देखिए क्या है, आपको तार लगा हुआ है, तार लगा हुआ है। ये तार गया कहाँ, विद्युत बल्ब के पास, ये बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। ये तार कहाँ गया बाबू, आपका गया, मान लेते हैं कि पंखा के पास। कहाँ गया, पंखा के पास। अब पंखा क्या होगा यहाँ पर, समझिए क्या है आपका, पंखा जलने लगा। तो हम देखिए यहाँ पर देख क्या रहे हैं, कि यहाँ जो सोलर प्लेट है क्या किया है कि सूर्य ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में क्या किया है, कन्वर्ट किया। फिर बैटरी क्या किया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया उसको क्या किया, अंदर रसायन भरा है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब फिर क्या करा कि यही बैटरी से क्या हो रहा है कि फिर विद्युत ऊर्जा निकल रहा है, तार के माध्यम से विद्युत ऊर्जा निकल रहा है। तो मतलब कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम देखिए यहाँ से क्या देख रहे हैं कि बैटरी दो काम कर रहा है, कि पहला क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है यहाँ पर उसको क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। फिर रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है कि आपका बैटरी करता क्या है, तो वहां पर आप ऑप्शन में रहेगा कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यही ऑप्शन आपको रहता है, समझ गए ना। चलिए आगे। फिर क्या किया, तार गया। तो विद्युत क्या क्या है, प्रकाश, बल्ब का क्या है कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट किया। एक रूप से प्रकाश, मुख्य रूप से क्या, प्रकाश। अब प्रकाश से गर्मी भी आता है तो उष्मा भी कन्वर्ट किया। तो मतलब ये विद्युत बल्ब का किया कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया, और थोड़ा सा हीट एनर्जी भी निकला। ट्यूब लाइट रहेगा तो वहाँ हीट कम निकलता है, ठीक ना। तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक ना। फिर क्या है कि यहाँ पंखा लगा हुआ है, यानी से तार गया। आप पंखा में लगा हुआ है मोटर, क्या लगा हुआ है, मोटर। तो ये मोटर का ना मशीन चलता है, पंखा एक तरह का मशीन है। वो 3 में सिनेमा देखे ना, व्हाट इज मशीन। तो मशीन वो है जो आदमी काम करता है, आसान करता है। पैंट के नीब से कुछ ही बोलता था जी, याद है ना डायलॉग, हाँ वही बोला। इलेक्ट्रिकल ने जो क्या किया कि यहाँ मोटर है, इन मशीन को चलाएगा। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिज्म के क्या किया, आपको कन्वर्ट कर दिया। ऐसी का उल्टा डायनेमो होता है। डायनेमो क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, मशीन की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा यहाँ पर देखिए कई सारा चीज आपको दिया गया है। मतलब देखिए, इससे जानते हैं खाली इस क्वेश्चन के आंसर याद करके आगे नहीं बढ़ना, बल्कि आपको क्या करना है कि इसे जितना क्वेश्चन आ सकता है सब क्या करना है, बनाना है। तो पहले इसको आंसर देख ले, तो उसके बाद आएंगे। डायनेमो समझ में आया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब आइए, टॉपिक क्या हो गया, ऊर्जा रूपांतर करने वाला महत्वपूर्ण यंत्र हो गया, ताकि आपको पढ़ने में बाद में आसानी हो, पता चलेगा टॉपिक क्या है। आगे चलिए, डायनेमो और जनरेटर। देखिए, डायनेमो और जनरेटर नहीं होता कि चालू कर जनरेटर, ये वो गाना आया था ना जी, तो वही वाला। तो जनरेटर मतलब क्या होता है, कैसे से मशीनमा को चलाता है, उसके बाद ऐसे करता है, उसके बाद जनरेटर चलता है। तो वो भी क्या कर रहा है
कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया था। दो क्वेश्चन। डायनेमो और जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी को बोलेंगे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। आगे बढ़िएगा। अगर हम बात करते हैं क्या विद्युत मोटर, तो यह क्या किया कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। हाँ, एक इलेक्ट्रिकल को क्या किया? मैकेनिकल में कन्वर्ट किया। और फिर सोलर सेल, सोलर सेल मतलब कि सोलर प्लेट की बात करते हैं। सौर ऊर्जा को क्या किया? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया। फिर क्या बोले? सितार या गिटार नहीं बोलता है, ऐसे करता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम से बजाता है, ऐसे कर रहा है। ये मशीन है, क्या है? एक तरह का मशीन है। तो मशीन को इसे कर रहे हैं, इसे साउंड कर रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को क्या बोलेंगे कि आपको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट किया। तो मतलब क्या हो गया कि गिटार या सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़िएगा। अब विद्युत सेल, सेल मतलब होता है बैटरी, है ना? बैटरी दो काम किया है। बैटरी अगर सोलर प्लेट में लगाई तो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल को मैं पहले रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया है, लेकिन मुख्य रूप से बैटरी का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो मतलब वही हो गया कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, इसी को बोलेंगे केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे चलेगा। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, देखिए माइक्रोफोन होता है, एक होता है आपका बोल सकते हैं क्या? लाउड स्पीकर। जहां से बोलते हैं ना कि हेलो चिक, हेलो हेलो हेलो, ये क्या हो गया? माइक्रोफोन। बोले हेलो हेलो हेलो, यहाँ से बोले तो यहाँ से साउंड घुस रहा है, क्योंकि माइक्रोफोन क्या हो गया? माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन करता है क्या कि आपका ध्वनि ऊर्जा का, ये देखिए तार हो गया, ये तार में गया, कहाँ गया? तार में गया, तार में गया ना। तो यह क्या किया है माइक्रोफोन कि आपका ये बोल सकते हैं साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? तार में जाता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या क्या कन्वर्ट किया। अब वहां पर स्पीकर लगा हुआ है, वहां पर स्पीकर वहां से निकल रहा है, तो यही तरह से गया है वहां पर, कहा गया यही तरह से वहां गया है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? फिर से ध्वनि ऊर्जा में। समझे? जैसे देखिए सिनेमा उनेमा देखते हो तो वहाँ क्या बोलता है कि पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, देखो बोले वाला होता है, वो माइक इसे ले रहता है, तो ये बोले वाला है, ये हो गया माइक्रोफोन। और जो ये वाली ले ले है, ये क्या हो गया? लाउड स्पीकर। जो गाना नहीं बजता डीजे वाला, मेरा बाबू गजा, डीजे बाबू, डीजे वाला बाबू मेरा गाना बजा दे और नाचता, वो सब है क्या? आपको सब समझिए क्या है? आपको लाउड स्पीकर है। तो समझिए क्या बोले कि आपका एक क्या हो गया? माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। एक क्या हो गया आपका? लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर। स्पीकर मतलब वहां से निकलेगा साउंड। तो यहां से क्या हुआ कि माइक्रोफोन से कि साउंड एनर्जी गया, इलेक्ट्रिकल में क्या होगा? कन्वर्ट हो गया। अब लाउड स्पीकर क्या क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी गया, आपको किस में कन्वर्ट कर दिया? ध्वनि ऊर्जा में, ठीक ना? तो वही चीज लिखल है कि माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि यही लाउड स्पीकर की बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्यूब लाइट, अब विद्युत बल्ब की बात करते हैं। इसमें जल रहा है बाबू, जितना लाइट वगैरह जल रहा है, ये क्या है? कि तार के माध्यम से कौन गया? एनर्जी गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और उसको प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा सा गर्मी भी होता है, लेकिन हीट बहुत कम होता है, इसीलिए मुख्य रूप से बोलते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करिए। लेकिन ऑप्शन में रहेगा कि विद्युत बल्ब क्या करता है? ऑप्शन ए है, दे सकता है ना? ऑप्शन ए देगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, पहला, है ना? ऑप्शन भी दे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका उष्मा ऊर्जा में भी कन्वर्ट करता है। ऑप्शन आपका क्या बोलता है? सी है, दोनों। तो क्या मारेंगे? दोनों। लेकिन अगर कोई एक को चूज करना होगा तो मुख्य रूप से आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो ऑप्शन के अनुसार भी आंसर वेरी कर सकता है। आगे चलिए। मोमबत्ती की बात करते हैं। मोमबत्ती जो नहीं होता है, एक तरह क्या होता है आपका? रसायन है, रसायन है। और वो क्या करते हैं कि उसको जलाते हैं तो प्रकाश भी निकलता है, थोड़ा सा उष्मा भी निकलता है। तो मतलब कि मोमबत्ती क्या है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। अच्छा, कोयला को जलाएंगे तो क्या होगा दोस्त? कोयला को, कोयला भी एक तरह क्या है? रसायन है, कार्बन है। कोयला को जलाएंगे तो क्या होगा? आपका रासायनिक ऊर्जा को हीट ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, उष्मा हीटर निकलता है ना। तो कोयला को जलाएंगे तो रासायनिक, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? रसायन है। तो रासायनिक ऊर्जा को बोल सकते हैं कि किस में? हीट, और किस में? उष्मा ऊर्जा में क्या किया? कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा ना? चलिए, तो सा लाइट भी निकलेगा, ये समझ में आया? जैसे हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी क्या करें? हम खाना खा के आए हैं, वही एनर्जी देख रहे हैं कन्वर्ट हो रहा है, इसे, है ना? चलिए, आप जानते हैं इस टॉपिक से देखिएगा, अभी यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आपको बार बार मिलेगा।
बार बार। तो हमारा टॉपिक क्वेश्चन महत्वपूर्ण तो है, प्लस इसका क्या हो गया, टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया। तो इसका पूरा टॉपिक आपको एक जगह तैयार करना है। आगे आइए, यहाँ पर क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे। देखिए इस क्वेश्चन को 3-4 और पूछ ले, मतलब इनसे संबंधित 3-4 और क्वेश्चन पूछने हैं। तो पहले अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं। सुनिए, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे। वो साइंस का फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। किनका, अल्बर्ट आइंस्टीन का। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि बचपन में बहुत कमजोर थे। उनको बोला था कि मास्टर बोल दिया था उनका मम्मी को कि भाई बेटा तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, स्कूल ले जाओ घर है। कहा जाता है, अलग अलग थ्योरी है। मैंने बोला गया था, कागज के मतलब लेटर दिया गया था कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर घर पे लेके आई, वो अपना बेटा को दिखाया नहीं, मम्मी उसका नहीं दिखाई। अब बेटा को बोला कि नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, तो बोला कि लिखा होगा तुम बहुत विद्वान बनोगे, और तुम इतना विद्वान हो ना कि स्कूल तुमको पढ़ा नहीं सकता है। तो बोले कैसे ना बात है, मतलब मैंने मोटिवेशन के लिए सब बात है। और उसके बाद क्या हुआ कि पूरा बहुत बड़ा साइंटिस्ट साबित हुए। तो कहा जाता है कि बाद में लेटर को खोल के देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बेटा निकम्मा है, तुम्हारा बेटा बुद्धू है, जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। समझ ना। तो आइंस्टीन बेसिकली मूल रूप से थे जर्मनी के, क्वेश्चन पूछेगा जर्मनी के। और जर्मनी में पता है कि हिटलर द्वारा यहूदियों के विरुद्ध अत्याचार किया जा रहा था, गैस चैम्बर बना बना कर उसको मारा जा रहा था। ठीक है ना, क्यों मारा जा रहा था तो आपको वर्ल्ड वार बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना, फिलहाल समझिए। तो ये भी यहूदी थे, वहां से भाग क्या हुए अपने इंग्लैंड में, कुछ अमेरिका में भी रहे। तो मतलब कि भाग कहाँ चलता, मूल रूप से कौन से कहाँ के थे, जर्मनी का। और इनका धर्म क्या था, यहूदी था। इजराइल के जो देश है, इजराइल देश, वहां पर मैक्सिमम लोग यहूदी धर्म को ही मानते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइंस्टीन क्या है, एक थ्योरी दी है, E बराबर mc स्क्वायर। इसको बोलते हैं एनर्जी मास रिलेशन। मतलब क्या बोले, ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच संबंध। इनका का नाम क्या है, कि जो किसी वस्तु में द्रव्यमान है ना, उसको ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता, आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। ई यहाँ पर क्या चीज है, एनर्जी है, ऊर्जा है। मास है वस्तु का द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान है तो इसको ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। और सी है निर्वात में प्रकाश की चाल। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश चाल लोग पढ़े ना है कि 3 × 10⁻⁸ होता है। ये थ्योरी दी है, एनर्जी मास रिलेशन का थ्योरी दी है। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया है, एक आपका दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं E बराबर mc स्क्वायर। एक क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक है ना। देखिए इसका नाम क्या है ना, कि देखिए प्रकाश के बारे में अलग अलग थ्योरी, कुछ किन्हीं का नाम है कि प्रकाश एक कण के रूप में भांति बढ़ता है। किसके रूप में, कण के रूप में। किन्हीं का नाम है कि नहीं, प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में बढ़ता है। किन्हीं का नाम है कि नहीं, प्रकाश क्या होता है, पैकेट के रूप में चलता है। क्या होता है, छोटा पैकेट के रूप में चलता है। अलग अलग थ्योरी है, ठीक है। तो एक आपको आगे बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत होता है, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, जो आइंस्टीन ही दिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसी से क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसी खोज ले जानते हैं, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। क्वेश्चन है, पूछा गया है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनका का नाम क्या है, कि अगर यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर क्या है कि प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर क्या है कि आपका बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वगैरह होगा, कोई भी मटेरियल तो इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। जब यहाँ पर लाइट पड़ेगा तो इस लाइट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकलता है, ठीक है ना। इसी घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। समझ में कि नाम। तो यहाँ पर अब आते हैं दोस्त, क्वेश्चन पूछ ले है कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, बोलिए। चिकित्सक थे, डॉक्टर थे बाबू। ये क्या थे, डॉक्टर नहीं थे। रसायन शास्त्री थे, नहीं। नहीं, जीव विज्ञानी थे, नहीं। ये क्या थे, भौतिक शास्त्री, मतलब फिजिक्स के फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन है। तो आगे पढ़िएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर जन्म की, देखिए ये जन्म फन डेट फेट याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लिख दिए हैं कि 1879 में इनका जन्म हुआ था और 1955 इनका मृत्यु हुआ था, लेकिन हमारा काम का ही नहीं है। ये काम का है कि इनका जन्म कहाँ से हुआ था, जर्मनी से। अच्छा, आपने कार्ल मार्क्स का भी नाम सुना होगा।
कार्ल मार्क्स भी कहाँ के थे? जर्मनी के। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के। ये भी जर्मनी के। मतलब देखिए, जो एक जैसी चीज होगा ना, आपस में इंटरलिंक कर लीजिए। ये मत देखिए कि फिजिक्स है कि इतिहास का है कि इकोनॉमिक्स का है। अगर सिमिलर तरह का टॉपिक है तो उसको इंटरलिंक कर ही लेना है। ये समझ में आगे चलेगा। आइंस्टीन को जानते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं? थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा कुल का संबंध। ई बराबर एम सी स्क्वायर के लिए जाना जाता है। उन्होंने जानते हैं क्वांटम यांत्रिक के सिद्धांत के लिए भी काम किया था। इसके लिए बाबू क्वांटम मैकेनिक्स पर ही बहुत ज्यादा काम किया था। अब सुनिए, इनको नोबेल प्राइज 1921 में दिया गया था। कब दिया गया था ये भी याद रखना है, ये डेट पूछा गया है। तो 1921 में दिया गया था। किसके लिए? आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। कौन चीज? नोबेल प्राइज फिजिक्स का। अब देखिए, आप नोबेल पुरस्कार के बारे में कई बार आपको पहले भी बता चुके हैं। नोबेल पुरस्कार क्या है? आपको स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। तो उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। जब मरे थे तो बहुत, मरे के पहले बहुत पैसा कमा लिए थे, और उनको लगा कि डायनामाइट से बहुत अब विस्फोटक है ना, तो बहुत लोगों को जीवन की हानि पहुंचा। तो उनको बड़ा पछतावा हुआ। और वो मरने के पहले अपना वसीयत लिखे उन्होंने बताया क्या, कि हमारा जो पैसा आएगा इससे क्या होगा, जो मतलब कोई विशेष फील्ड में अगर कुछ कंट्रीब्यूशन देता है तो उसके लिए क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। तो शुरुआती में 5 फील्ड में नोबेल प्राइज की स्थापना किया गया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, बायोलॉजी बोल सकते हैं, मेडिसिन हो गया, शांति, साहित्य, ठीक ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो 1968 में फिर इकोनॉमिक्स फील्ड में स्थापना किया गया नोबेल प्राइज का। और नोबेल प्राइज सबसे पहले 1901 में दिया गया था। अवार्ड शास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले क्या होता है आपको? 1969 में दिया गया था। देखिए, सब बतैले हैं, इसी कारण से खाली रिवाइज करवा दे रहे हैं। सारा नोबेल प्राइज का आपको स्वीडन में ही दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन एक शांति का नोबेल प्राइज होता है, जो आपको दिया जाता है कहाँ? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। प्रथम भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। हालांकि प्रथम वैज्ञानिक आपका सीवी रमन थे, जिनको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था, प्रकाश के परिकिरण खोज के लिए मिला था। आगे क्वेश्चन मिल ही जाएगा, लेकिन हम बोल दे रहे हैं ताकि एक बार याद हो जाए, फिर बोलेंगे तो फिर याद। देखिए, हम जितना बार बोलेंगे ना, उतना ही बार आपका रिवीजन होगा, और उतना ही आपके लिए काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब फिजिक्स खत्म होते होते पूरा ये सब क्या है, एकदम मुंह पर याद होना चाहिए। समझ में आ गया? आगे चलिए। देखिए क्या बोले, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी बाबू, फिर क्या बोले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और क्या बोलती है, एनर्जी मास रिलेशन। ये तीनों थ्योरी कौन दिए? यही दिए हैं। लेकिन नोबेल प्राइज किसके लिए मिला है, इनको बताइए। प्रकाश क्या वैद्युत प्रभाव के लिए। आगे चलिए। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? वही जो बताया लिखल है। तो धातु के प्लेट पर एक निश्चित ऊर्जा वाला, हाँ, ऊर्जा वाला चीज से अगर क्या करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब लाइट टकराते हैं, निश्चित ऊर्जा वाले लाइट को टकराते हैं, तो उससे क्या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई दिक्कत? हालांकि इस जो घटना है, सबसे पहले क्या है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरिक हर्ट। तो सबसे पहले इसके ऊपर काम वही किए थे, लेकिन उसका पूरी तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए थे, जिसका व्याख्या कौन किया? अल्बर्ट आइंस्टीन किया। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना ही से काम नहीं चलेगा, एक और क्वेश्चन पूछता है। देखिए, जब महात्मा गांधी मरे थे, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाला जनरेशन यह विश्वास नहीं कर पाएगा कि ऐसा अब कोई हाड़ मांस का व्यक्ति आया था इस दुनिया में। हाँ, समझ में ना। मतलब कि महात्मा गांधी अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, तो उनके बारे में स्टेटमेंट दिया गया था। किसने महात्मा गांधी के बारे में इस तरह के व्यक्तित्व दिया था, कि आने वाला जनरेशन विश्वास नहीं कर पाएगा कि दुनिया में एक ऐसा हाड़ मांस का इंसान था जो क्या किया था, मतलब अहिंसा के बल पर दुनिया को बदल दिया था। कौन कहते? आइंस्टीन। जो कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कई सारा चीज हो सकता है कि वहां पर नहीं लिखा गया है, यहाँ पढ़ा रहे कहला, आपको बोलेंगे, आपको याद कर लेना है। आगे बढ़िए। आइए दोस्त, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा का मापन करते हैं, कौन विद्युत धारा का मापन करते हैं? आप सुनिएगा, यहाँ हमारा टॉपिक क्या हो गया, यहाँ आमीटर, वोल्ट, मतलब यहाँ बेसिकली टॉपिक क्या हो गया, कि भौतिक राशियों को मापने वाले प्रमुख यंत्र, मतलब कौन यंत्र से कौन सा राशि को मापा जाता है। लेकिन खास करके यहाँ पर तीन चीज पर मुख्य रूप से फोकस करना है। एक आपको फोकस करना है आमीटर पर, एक आपका वोल्ट मीटर पर, एक आपको फोकस करना है क्या बोलता है, गैल्वेनोमीटर पर। गैल्वेनोमीटर पर फोकस करना है, समझोगे ना। एक आपको पोटेंशियोमीटर पर। ऐसा करते हैं, तीनों को एक जगह समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पाते हैं, पहले बात करते हैं गैल्वेनो, क्या बोले, गैल्वेनोमीटर। देखिए, आप लोग जाते हो कोई बल्ब बुल्ब चाहे कुछ ले जाने, कुछ ले, वहां देखते हैं क्या होता है, तारवा ऐसे करता है तो ओकरा में ऐसे जाता है, ऐसे रहता है वो, देखते हैं ऐसे घूमता है, तो देखें ऐसे से घूमता नहीं, ऐसे करके। हाँ, वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है ना,
स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट को भी मेजर कर देना, मतलब कितना कम करंट रहेगा उसको मेजर कर देगा। मतलब कि इसका काम क्या है कि का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, मतलब बोल सकते हैं विद्युत धारा की उपस्थिति, क्या वो विद्युत धारा की उपस्थिति, उपस्थिति। गैल्वेनोमीटर क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर लेता है। इसी को बोल सकते हैं कि कोई सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं उसको भी मेजर कर लेता है, बहुत कम ही रहेगा उसको भी। विद्युत धारा की उपस्थिति बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि कम मात्रा में विद्युत धारा को मेजर करता है। अब अगला आते हैं आमीटर, क्या वो आमीटर, आमीटर या मीटर बोलिए, आमीटर बोलिए, बातें की है। आमीटर का प्रयोग होता है बाबू आपको कौन चीज, विद्युत धारा, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को बोलते हैं कौन चीज, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट बोल लीजिए। देखिए समझिएगा, कोई बाबू क्या है कि तार से जो आवेश प्रवाह होता है ना, आवेश प्रवाह होता है, उसी को बोलते हैं क्या, विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। देखिए समझाइए कि क्यू बराबर क्या होता है, एनी होता है, एनी होता है। ये आवेश हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसी मतलब अगर हम बोलेंगे चार्ज की प्रवाह को दर को विद्युत धारा बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। आगे इसका हम इक्वेशन भी आपको जहां पूछेगा जहां बता देंगे। आइए, तो यह क्या करता है आपको, विद्युत धारा को मेजर करता है। आप समझिएगा, अगर इस सर्किट है, सर्किट को जनरली दिखाया कैसे जाता है कि इस तरह से, क्या है, ये बैटरी को ऐसे दिखाया जाता है, बड़का मतलब ये प्लस हो गया, छोटा मतलब माइनस हो गया। बैटरी में वो करिका है, वो ललका होता है ना जी, तो एक वो धनात्मक होता है ललका, और करिका क्या होता है, ऋणात्मक होता है दोस्त। तो यहाँ पर क्या बोले इस तरह से, और मान लेते क्या है कि यहाँ हम चाहते हैं कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर कर ले। अब आप सोच के बताइएगा, अगर क्या है कि जितना यहाँ से जा रहा है और उतना ही यहाँ मेजर करने वाला है, मतलब साथ ही जोड़ दे, मतलब जितना घुस रहा है और उतना पूरा घुस जाएगा इसमें, तो पूरा नहीं पता चल जाएगा कितना एक रास्ता घुस के गया बाबू। मतलब कि अगर देखा जाए तो पहला तो क्या है कि विद्युत धारा मापने में प्रयोग करते हैं। अगला क्या है कि इसको जानते हैं हमेशा सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, किसमें, सीरीज क्रम में जोड़ते हैं। ये पूछेगा कि अमीटर को जो सर्किट होता है उसमें किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो सीरीज क्रम में। सीरीज मतलब साथ जोड़ दिया, पैरेलल मतलब क्या होता है उसके नीचे जोड़ दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया आपको, पहला क्या, अगला क्वेश्चन क्या, सीरीज क्रम है, सीरीज में जोड़ा जाता है, मतलब क्या, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। आमीटर को विद्युत सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम। अब इतना ही नहीं, और अगला क्वेश्चन निकलेगा, पूछेगा कि एक आदर्श जो आमीटर होता है, बढ़िया आमीटर किसको कहेंगे, उसी आदर्श आमीटर। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि बाबू जितना करंट पास करा पूरा मेजर कर ले, तो इसका अगर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का विरोध करने वाला होगा। अगर मान लेके समझिए कि 10 एम्पियर जा रहा है, अब विरोध कर रहा है, तो लॉस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो अगर विरोध करेगा तो पूरा का पूरा तो इसमें घुस नहीं पाएगा, तो मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा आई मीटर होना चाहिए कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस पैदा करने नहीं करे, जितना जाए उतना घुसा के लेकर के चल जाए, तो हमको पूरा पूरा मेजरमेंट मिल जाएगा। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या कोई ऐसा भी वायर या ऐसा कोई धातु हो सकता है जो विरोध ना करे, कुछ ना कुछ तो विरोध करवे करेगा। और उस विरोध करने की प्रवृत्ति को ही बोलते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। एक मटेरियल का एक गुण होता है कि उसमें से प्रवाहित करंट का विरोध करता है, क्या करता है, विरोध करता है। और इस विरोध के गुण को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, या प्रतिरोध बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होबे करेगा। आदर्श मतलब वो होता नहीं है, जैसे लिखे, ऐसे लिखा था गांव में, आदर्श ग्राम पंचायत ठेलुआपुर, है ना। आज जितना लखेड़ा लेकिन होगा वही गांव में, जब उतरा बना देगा वजह लिख देगा आदर्श ग्राम पंचायत ठेलापुर जो भी है ना। और सबसे लखेड़ा वजह बैठे रहेगा, तो वो आदर्श है नहीं। आदर्श कुछ भी नहीं था, आदर्श पति, आदर्श पति पत्नी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा पीस बनवे नहीं किया आज तक। तो ऐसा ही समझिए कि आदर्श मीटर नहीं बना है आज तक, हो ही नहीं सकता है कि कोई तार्क में विरोध ना करे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, कितना, शून्य। होना ही नहीं चाहिए प्रतिरोध, बिल्कुल होना चाहिए शून्य। तो सुनिए क्या क्या बोले, अमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए। अगला क्या, इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, शून्य, कितना, शून्य। तो चलिए, जब अमीटर पढ़ लिए तो एक और क्या पढ़ना है बाबू, आपको समझना है क्या, हाँ, वोल्ट मीटर, क्या वो, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। सुनिए दोस्त, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं आपका कौची ज्ञात करने के लिए, या वोल्टेज, क्या वो, वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज क्या बोल सकते हैं, विभवांतर, विभवांतर। देखिए, बैटरी का एक वोल्टेज होता है, ठीक ना।
करंट इसलिए फ्लो करता है कि प्लस से, देखिए एक दो को हो गया, देखिए पानी अगर क्या है कि दोनों लेवल में रहे तो इधर से उधर फ्लो करेगा नहीं, लेकिन पानी को ऊंचा पे को नीचा पर, तो ऊंचा से क्या होता है, नीचा की ओर पानी का फ्लो होता है। पॉइंट क्लियर है? ऊंचा से नीचा की ओर पानी का फ्लो होता है, ठीक ना? ऐसे क्या होता है, अमीर से गरीब की ओर धन दिया जाता है, दान दिया जाता है। ऐसे क्या है कि जो बैटरी होता है, तो जो प्लस होता है, जो लाल बोलते हैं प्लस होता है, वहां से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। लेकिन दोनों में क्या है कि अगर सिमिलर विभवांतर हो जाए, दोनों में क्या कोई अंतर नहीं है, तो फ्लो कर पाएगा नहीं। एगो ऊंचा माना जाता है, एगो नीचा माना जाता है। तो यही जो समझिए कि विभवांतर मापना है, तो विभवांतर मापते हैं या वोल्टेज किससे, वोल्टामीटर से। किससे? वोल्टामीटर से मापते हैं। समझ में गया? अब ये क्या है कि इसको बोल रहे हैं कि इसका किस क्रम में जोड़ते हैं, इसको मापते हैं किसमें, समानांतर। समानांतर क्रम इसको जोड़ते हैं। समानांतर मतलब क्या हो गया, पैरेलल। पैरेलल मतलब पूछेगा दोस्त कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा था सर्किट साथ बाबू, पैरेलल। किसे? पैरेलल। जैसे देखिए ना, अरे बैटरी ऐसे हो गया तो ऐसे बैटरी हो गया ना, ऐसे बैटरी है ना, तो अगर हम ये दोनों को ऐसे जोड़ेंगे बाबू पैरेलल साथ में, तो ना इसका मेजर करेगा, तो मतलब इसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला पूछेगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। अनंत मतलब एक हेने उन्हें फ्लो मत करता ना, पूरा के पूरा मेजर कर लेगा। तो मतलब आदर्श वोल्ट मीटर का आपका बोल सकते हैं कितना होता है, अनंत होता है। जानते हैं लग तो आसान रहा है, लेकिन गड़वाइएगा कि अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, आप वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो सुनिएगा। देखिए मीटर दोनों में सेम है, मीटर दोनों में क्या है, सेम है। अमीटर दोनों में क्या है, सेम है। अरे अमीटर लिखेंगे दोस्त ना, एगो लिख रहे हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, तो बोलिए मीटर दोनों में क्या है, सेम है। सेम है। अब आ छोटा है तो छोटा वाला छोटा है ना, अब वोल्ट वाला बड़का, सबसे बड़का। मतलब कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक और समझना, वोल्टा मीटर का समझना है। वोल्टा मीटर, वोल्टा मीटर, ये देखिए वोल्ट मीटर है, वोल्ट से वोल्टेज, वोल्ट से वोल्टेज, वोल्टेज मतलब विभवांतर। आइए वोल्टा मीटर, आपने सुना होगा एक बाबू क्या, वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, केमिस्ट्री में बता देंगे, फिलहाल समझिए। एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस या वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया। तो जिस बाबू पात्र में या जिस बर्तन में ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस या वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया होता है, उसी को बोलते हैं कोची, वोल्टा मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टा मीटर। समझ में आया? तो हम चार चीज बताएं, याद हुआ? पहला क्या, गैल्वेनोमीटर, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या किसी सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति। आमीटर क्या बोले, ये विद्युत धारा मापता है, ये मैक्सिमम जितना भी उस सबको मेजर कर लेता है। इसको हमेशा सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। फिर क्या बोले, वोल्ट मीटर, इसका काम है वोल्टेज या विभवांतर मेजर करना, इसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं सर्किट में। एक आदर्श एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। फिर जब हम वोल्ट मीटर पढ़े तो उसी का सिमिलर शब्द क्या है, वोल्टा मीटर। तो वोल्टा मीटर से क्या होता है कि जहां पर आपका वैद्युत अपघटन होता है, जिस यंत्र में, जिस पात्र या बर्तन में, उसी को बोलते हैं वोल्टा मीटर। क्लियर हो गया? अब आइए क्वेश्चन पर दोस्त, निम्न में से विद्युत धारा मापता है, कौन मापता है वो बताइए। एमीटर। अब देखिए एमीटर कहीं कहीं ऐसे भी लिखता है, आमीटर भी लिखता है, दोनों का मतलब क्या है बाबू, सेम है। कंप्यूटर पता है क्या, कि कंप्यूटर क्या होता है कि बहुत बड़ा से बड़ा आंकड़ा को क्या करता है, जोड़ने घटाने का काम करता है। ये हो गया आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज किए थे, ठीक है। आगे आइए, एनियोमीटर, ये हवा की गति, हवा की गति, हवा होता ना, हवा की गति या दिशा को मापता है, आपको एनीमोमीटर मेजर करता है। अब वोल्ट मीटर क्या हो गया, आपको विभवांतर मेजर करता है। वही पॉइंट यहाँ पर वो पूरा लिखा हुआ है। अब सुनिएगा, जब भी तैयार कीजिएगा ना, ऑप्शन में जितना दिया रहेगा सबके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना है। आप कंप्यूटर से, अब तो पता नहीं कहने पूछ रहा है अब से ना, पहले बड़े कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछता था। आ गया, बाकी देखिए जितना बताया दोस्त ना, वही सब चीज क्या यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज छूट गया, एक होता है पोटेंशियोमीटर। जानते हैं जो पोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, जो विभवांतर होता है ना, तो विभवांतर किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। तो कई बार वोल्ट, हालांकि दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कई बार की वोल्ट मीटर को ही पोटेंशियोमीटर कहा जाता है। वोल्ट मीटर को ही क्या, वो पोटेंशियोमीटर कहा जाता है। 5 गो मीटर बता दिए, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर और पोटेंशियोमीटर। तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा बहुत क्वेश्चन आगे मिलेगा। किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में
प्रकाश का वेग क्या होता है, समझिए। कभी पढ़िए नहीं, हमारा टॉपिक क्या हो गया कि माध्यम बदलने के बाद या माध्यम का तापक्रम बदलने के बाद क्या ध्वनि और प्रकाश के में क्या परिवर्तन होता है, तो समझिए। आपको तो पहले क्या है, कुछ बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्रकाश और ध्वनि में पता होना चाहिए, क्या प्रकाश और ध्वनि में, और उसके बाद इस क्वेश्चन पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, एक तरफ क्या है आपको, प्रकाश, प्रकाश को बोलते हैं लाइट, आई को बोलते हैं ध्वनि, ध्वनि बोलते हैं साउंड बोलते हैं। देखिए, ये प्रकाश होता है, ये होता है वैद्युत, क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग। हालांकि देखिए आगे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि अलग अलग विद्वान अलग मानते हैं, कुछ मानते हैं कि प्रकाश कण होता है, कुछ मानते हैं कि प्रकाश तरंग होता है, तो कुछ बोलते हैं प्रकाश फोटोन होता है, तो आगे बताएंगे, फिलहाल यहाँ समझिए। प्रकाश होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग ऐसा तरंग होता है जिसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो बीच में तो निर्वात होता है, लेकिन फिर भी प्रकाश आता है। तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग, इसका मतलब है कि इसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या बोले इसको बाबू, आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आते हैं, ये ध्वनि की बात करते हैं। ये ध्वनि क्या होता है, ये आपको वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, और इसको आगे बढ़ने के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता पड़ेगा। सुनिएगा, जैसे देखिए, ठोस है, जिसका कण जितना नजदीक नजदीक होगा उसमें उतना ही क्या होगा, ध्वनि तेज चलेगा। ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की चल होता है, और गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे क्या होता है, कम होता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब अगला समझिए क्या होता है, कुछ और समझिएगा कि जो बाबू ये आपका प्रकाश होता है, ये क्या होता है, आपका अनुप्रस्थ, क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। अब सुनिएगा, ये क्या होता है, अभी एक ही जगह नहीं बताएंगे। क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर क्या करेंगे, बताएंगे कि परपेंडिकुलर क्या होता है, क्योंकि एक ही जगह सब बताना शुरू कर देंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाएगा। तो हम क्या है, जितना आपको समझाया जा सकता है यहाँ पर बताएंगे, और जहाँ आगे यहाँ समझ लीजिए इतना, फिर आगे बताएंगे तो कुछ और समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, पहला प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। फिर क्या बोले, अनुप्रस्थ तरंग होता है। और जो अनुप्रस्थ तरंग होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, उसको आगे बढ़ने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह ध्वनि की बात करते हैं, ये होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग, क्या होता है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग। लॉन्गिट्यूडनल, क्या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, इसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। देखिए बोला था कि हम क्या कारण है कि आपका चंद्रमा पे एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वहां पर वायुमंडल न के बराबर है, ठीक ना, कोई माध्यम है ये नहीं है, इसीलिए वहां पर हम आवाज नहीं सुन सकते। ठोस में सबसे अधिक होता है, गैस में सबसे कम होता है, ठीक ना। अब समझिए क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, माध्यम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक ना। देखिए, ये आपको प्रकाश के तो चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रकाश चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आपका क्या है कि यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम तापक्रम बढ़ाते हैं तो ध्वनि के चाल क्या होता है, बढ़ जाता है, और तापक्रम घटाते हैं ध्वनि की चाल क्या होता है, घट जाता है। मतलब बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए इसके बारे में फिर आगे हम डिफरेंस बताएंगे, लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस कहाँ है, प्रकाश पर, और जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर। तो अब यहाँ पर आते हैं, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। मतलब ये हो गया कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो प्रकाश के चाल होता है कि माध्यम के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, उससे क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्लियर हो गया। अब क्या है कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग जो बता दिए, और साथ ही क्या बोले कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अनुप्रस्थ मतलब क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया। आपको अंग्रेजी भी साथ साथ देखते रहना है। फिर क्या बोले कि जबकि ध्वनि होता है अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल होता है। प्रकाश के वेग की गणना बहुत महत्वपूर्ण है, रोमर नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने बाबू, रोमर नामक। अब प्रकाश के वेग का गणना रोमन ऑक्साइड ने किया। इन्होंने बताया कि प्रकाश क्या आता है, 3 × 10⁻⁸ पर सेकंड चलता है। ये देखिए, निर्वात में भी प्रकाश इस तरह से चलता है। हवा का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एक फॉर्मूला होता है, आगे बताएंगे, तो 1 होता है। उसके कारण क्या होता है कि चाहे हवा में पूछे और चाहे वैक्यूम या निर्वात में पूछे, दोनों जगह प्रकाश का चल कितना होता है, 3 × 10⁸ है ना। हालांकि देखिए माध्यम के तापक्रम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन माध्यम पर डिपेंड करता है प्रकाश का चाल भी। एक पॉइंट क्लियर रखिए, देखिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश चलता है ना, तो सब चीज बदल जाता है, चाल ही बदलेगा, है ना।
आवृत्ति वगैरह नहीं, आवृत्ति नहीं बदलता है, सुनिए। वेग बदल जाएगा, चाल बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका नहीं बदलता है। ध्यान रखिए, क्या बोले, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो क्या नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति नहीं बदलता है। आगे इसका एक्सप्लेन एक्सप्लेन करेंगे, अभी इतना काम करेंगे, जितना काम उतना बता रहे हैं। फिलहाल समझिए क्या, कि तापक्रम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तापक्रम का, लेकिन माध्यम पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम में सिंपल सिंपल भाषा में समझाते हैं कि अगर आप क्या है कि वो बाबू क्या है कि दौड़ रहे हैं कहाँ पर, जमीन पर, एगो दौड़ रहे हैं बालू पर, एगो दौड़ रहे हैं पानी में। तो देखिएगा माध्यम बदल रहा है तो आपका चाल में कमी या बेसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्या होता है, प्रकाश का भी जो होता है आपको माध्यम पर डिपेंड करता है, लेकिन तापक्रम की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ध्वनि कर सकता है, नहीं ध्वनि गमन नहीं कर सकता निर्वात में। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाती है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो सुनिए हम क्या क्या आगे पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश एक होता है डिफ्रैक्शन, क्या होता है, डिफ्रैक्शन। ये चारों पांचों घटना जो बता रहे हैं एक जगह क्या करेंगे, हम पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन पूछ ले है, न्यूटन के गति नियम के नियम, न्यूटन के गति के कितने नियम है, ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, न्यूटन के गति नियम और जड़त्व का नियम। मतलब कि इन तीनों को क्या करना है, दोनों को एक साथ पढ़ना है। न्यूटन के गति नियम और क्या हो गया, जड़त्व का नियम, ठीक ना। और देखिए इस टॉपिक से न जाने कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहले समझते हैं जड़त्व का नियम और तब आएंगे न्यूटन के नियम पर। पहले आते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, तो जड़त्व को बोलते हैं एनर्सिया, क्या बोलते हैं, एनर्सिया, एनर्सिया बोलते हैं। देखिए पहले इनर्शिया का मतलब क्या होता है, यही पहले समझना है कि जड़त्व क्या होता है, व्हाट इज जड़त्व, मतलब जड़त्व क्या होता है। सुनिए, जड़त्व बेसिकली क्या होता है, प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है, यह है जड़त्व का नियम। लेकिन जड़त्व नहीं है, ये जड़त्व का नियम है। तो जड़त्व होता क्या है पहले समझिए। देखिए कोई वस्तु को जो द्रव्यमान होता है ना, वही उसका क्या है, जड़त्व है। मतलब जड़त्व क्या है, वो कोई वस्तु का जो द्रव्यमान है वही उसका क्या है, जड़त्व है। मतलब कि बोल सकते हैं कि जो मास है, देखिए मास, द्रव्यमान और वजन में अंतर होता है, वो आगे हम समझा देंगे। द्रव्यमान और वजन दोनों क्या है, अलग अलग चीज है, समझिएगा। यहाँ पर अभी फिलहाल समझिए कि द्रव्यमान क्या होता है, कोई वस्तु जितना मटेरियल से मिलकर बना है वो द्रव्यमान। ये वस्तु है कि जो भी मटेरियल से मिलकर बना है जितना है उसको बोलते हैं द्रव्यमान। जबकि वजन क्या होता है, इस वस्तु को पृथ्वी खींचती है, जिस बल से खींचती है, जिस बल से, उसे बोलते हैं वजन। तो वजन को फिलहाल के लिए साइड कीजिए, फोकस कीजिए द्रव्यमान पर। द्रव्यमान क्या है, कोई वस्तु जितना मटेरियल से मिलकर बना है उसको बोलते हैं द्रव्यमान। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो अगर वो साइकिल है, एगो ट्रक है, साइकिल और ट्रक, तो साइकिल का द्रव्यमान अधिक कि ट्रक का अधिक, ट्रक का। तो ट्रक का द्रव्यमान जब अधिक है इसका मतलब ये हो गया कि ट्रक का जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। ये समझ में आ गया, दोनों क्लियर हो गया। मतलब क्या हो गया कि जो मास होता है, मास इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या बोले कि द्रव्यमान जो होता है जड़त्व का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिसका मास जितना अधिक उतना ही जड़त्व अधिक होगा। तो साइकिल या ट्रक में किसका अधिक होगा, ट्रक का। अब बात करते हैं कि जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम यह कौन दिया है, गैलीलियो, गैलीलियो नामक विद्वान ने दिया है। पूछेगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया है, गैलीलियो। तो जड़त्व का नियम कहता क्या है, यह कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है, बस इतना ही। अभी न्यूटन का नियम थोड़ा सा इसी में इसका विस्तार है, फिलहाल समझिए। एक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है, मतलब प्रत्येक वस्तु में प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने की टेंडेंसी होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई वस्तु क्या है आपका रुका हुआ है तो रुका रहना चाहेगा, अगर कोई वस्तु चल रहा है तो चलते रहेगा। गेंद अगर चल रहा है तो चलते रहेगा, गेंद रुका है तो रुकते रहेगा। ये हो गया आपका कौची, जड़त्व का नियम। अब सुनिएगा, जड़त्व का नियम का ही विस्तार है न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम बोलता है कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है, तो जड़त्व बोलता है जी। तो ये तो नहीं था कि बिल्कुल रुक जाता है, लेकिन न्यूटन का प्रथम गति नियम बोलता है अभी तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। अगर बॉल रुकल है, पैर से मारेंगे आगे बढ़ गया, मतलब बाह्य बल लगाएंगे आगे बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो मतलब कि बोल सकते हैं कि जो गैलीलियो का जो जड़त्व नियम है उसी का विस्तार क्या है, न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम किसको कहते हैं, जड़त्व के नियम को है।
या कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है तो जड़त्व का नियम का विस्तार कौन है, न्यूटन का प्रथम गति नियम का द्वितीय प्रथम। लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया है और न्यूटन का प्रथम गति नियम किसने दिया है। हाँ, तो जड़त्व का नियम पूछा गया है, आप बहुत बीपीएससी में पूछा गया था, अब मैक्सिमम बच्चा न्यूटन बना के आया है, कौन हो जाएगा, गैलीलियो हो जाएगा। ये देखिए लगता है छोटा लेकिन बड़ा, यही समय क्या होता है, गलती होता है। अब क्या जड़त्व इतने पढ़ के छोड़ देना है, इसका जवाब है नहीं। इतना पढ़िएगा तो इतना से बाबू काम नहीं चलेगा। अब जड़त्व का आपको उदाहरण पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उदाहरण पढ़ना है। आज जड़त्व भी दो प्रकार का होता है, जैसे कैसे बोले कि प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है, तो मतलब अगर विराम में है बाबू तो विराम को बनाए रखना चाहेगा, अगर गति में है तो गति को बनाए रखना चाहेगा, तो इसको बोलते हैं विराम का जड़त्व। क्या बोलते हैं, विराम का जड़त्व। और एक और बोलते हैं गति का जड़त्व बोलते हैं। क्या बोले दोस्त, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। पहले दोनों देखिए, दोनों को समझिए। ये विराम को मेंटेन करना चाहेगा, आए क्या, गति को। आप सुनिए, आप सुने होंगे या पढ़ते होंगे या अनुभव किए होंगे, ये क्वेश्चन बड़ी पूछता आगे मेरे पूछा हुआ है, सुनिए। देखिए ये तो ठंडा हो गया, एकदम ठंडा हो गया, हो गवा गया। यही होता है, हो जाओ, पता नहीं चलेगा अगर कुछ है भी। सुनिए क्या बोल रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि आप बस में कहा हो, बस में बैठे हुए हैं, तो बस में बैठे तो बस क्या होता है कि आप बैठे हुए हैं आराम से ऐसे करके, है ना, और चलना बस क्या करते शुरू करता है ना। तो होता क्या ना कि देखिए, ये आप आदमी है, ये मुड़िया आपका है ना। अब आपका पैरवा इसे है बाबू, इसे होता क्या ना कि आप बस में बैठल हैं, अचानक से बस चलना शुरू हो गया, तो आपका नीचे वाला हिस्सा क्या आ गया, गति में, नीचे वाला हिस्सा गति में आ गया, लेकिन आपका ऊपर वाला हिस्सा रह गया उसे जो पहले था। तो पहले प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, तो आप पीछे की ओर गिर जाइएगा। तो देखिए दो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, पहला पूछेगा कि अगर बस में बैठा हुआ आदमी है और अचानक से चलना शुरू कर दे, तो उसमें बैठे व्यक्ति को आगे की ओर गिरने की संभावना रहेगा कि पीछे की ओर, पीछे की ओर, क्योंकि आगे वाला तो गति में आ गया लेकिन पीछे वाला औसी है, तो क्या हो जाएगा, पीछे की ओर गिरेगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जब बस अचानक से चल पड़ता है तो उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, इसका कारण क्या है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। लगेगा गति का वो नहीं देखना, पहले कुछ था वो देखना है। अगला क्या, अगर घोड़ा है, घोड़ा है, घोड़ा पर बैठल है, अचानक से घोड़ा चलना शुरू कर देगा, अब बैठल है चलना शुरू कर दिया, तो उसमें बैठे व्यक्ति का गिरने का सोना किधर रहेगा, आगे के पीछे, पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, विराम का जरूरत हो गया। अब इसका गति की जरूरत समझना बड़ी आसान है, कैसे समझते हैं। अगर कोई वस्तु चल रहा है, कोई मतलब बस चल रहा है, तो बस में अचानक से ब्रेक लगता है तो ना, जाते हैं। आप देखना इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है ना कि जो जीजा जी होते हैं लड़की के एग्जाम दिलाने, अपना साली के एग्जाम दिलाने जाते हैं, है ना, चाहे बॉयफ्रेंड होता है आपका, गर्लफ्रेंड कहीं घुमावे जाता है, तो क्या करता है, जान के ब्रेक का कच्चा दुका लगाएगा ताकि एकदम ऐसे के हमारा पर धपक दुके गिरे, ये होता है ना जी। तो मतलब क्या हो गया, हाँ, कि जो मोटरसाइकिल जो चलाता है लड़का, वो क्या करता है कि चल रहा है, तो देखिए पीछे लड़की है बैठे, वो भी गति में है, पूरा शरीर क्या है, गति में है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाएगा, ब्रेक क्या करेगा, लगाएगा, ठीक है ना। तो समझिए क्या, ब्रेक लगेगा तो क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा तो गति में रह जाएगा और नीचे वाला हिस्सा क्या है, विराम में आ गया। तो ये वाला तो इसी रह गया, लेकिन ये क्या होगा, धबाक दुखता है, पकड़ लेगा, बोलेगा एक नंबर, है ना। 5 बजे चिपका चिपका ब्रेकवा मारित रहता है, देखा ना, ध्यान से देखना, ये सब करता है, लेकिन है ना। आइए, तो गति का जरूरत समझ में आ गया, आगे ना। अब क्वेश्चन क्या कहेगा, और सुनिए सुनिए, अगर चलती गाड़ी अचानक ब्रेक लगा देता है तो उसमें बैठे व्यक्ति किधर की ओर गिरेगा, आगे क्यों। घोड़ा बाबू क्या है कि चल रहा है, अचानक से घोड़ा रुक गया तो कहने गिरोगे, आगे की ओर गए। इसका कारण क्या है, गति का जड़त्व। यही सब समझ में आ गया, बात है। कई बार देखते हैं क्या होता है कि कंबल होता है, कंबल, कंबल को डंडा से मारते हैं तो उसमें क्या होता है, गर्दा गिरता है। क्या होता है ना कि समझिए, कंबलवा तो बाबू क्या है कि गर्दावा तो वही रहेगा, लेकिन कंबलवा को मारेगा तो कंबलवा इसी से होगा, नीचे गिरेगा ना। और नहीं समझ में आया तो इसको एग्जाम्पल समझाते हैं, देखिए ये क्या, वो गिलास है, ये ऐसा देखिए ना, ये यहाँ पे क्या है, वो गिलास है, गिलास है, एकरा पर रख दिए कागज, एकरा पर रख दिए कागज, है ना, एकरा पर रख दिए सिक्का, क्या रखे, सिक्का, ठीक है ना। अब हम क्या करते, तेजी से ऐसे करके मारे, ऐसे करके मारे तेजी से, ये तो आगे निकल गया, लेकिन सिकवा इज्जत था बेचारा, सिकवा तो अभी इंतजार क्या कि हुआ कुछ का समझ में नहीं आ रहा, वो तो अपना प्रारंभिक अवस्था को मेंटेन कर लेता था, आराम से बैठल था, और वो इज्जत तो निकल गया, तो ये क्या हुआ, नीचे गिर गया, गिर गया ना जी।
तो मतलब यह क्या हो गया, आपका गति का कुछ विराम का जड़। पूछेगा कि सिक्का जो होता है क्या होता है, सिक्का जब पोस्टकार्ड रखल है गिलास पर, उसको मार सिक्का ऊपर रख करके इसे मारते हैं तो सिक्का नीचे गिर जाता है, जबकि पोस्टकार्ड आगे भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है, विराम का जरूरत है। कंबल पर जब डंडा मारते हैं तो उसे धूल कर गिरता है, किसी कारण, मतलब क्या हो गया, जड़ के कारण। आप सुनिएगा एक और चीज, कई बार देखे होंगे कि जो कोई चीज पत्थर होता है, देखना बस में लेकिन चलता है ना, तब बस वाला भाड़ा मांगता है, बोलता है कि ना भाड़ा पैसा ना हुआ, तो बोलता है कि 5 रुपया दें भाड़ा पड़ता, कुछ बदलाव से करता है, बोलता है कि भाड़ा कितना था, कि 5 रुपया। बोला कि शीशा का दाम कितना हुआ, बोला कि 1500। कि 5 रुपया प्यारा हुआ कि 1500 प्यारा हुआ, अरे बोलता है लेकिन ना जी हाँ। तो वहां मारता है ना, तो इसके लिए क्या होता है, वो भी एक तरह के जरूरत में है। मतलब समझे, उसको मारा तो क्या होगा, फैलने का पर्याप्त समय मिले। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, समझाते हैं यहाँ से, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या कारण है कि अगर क्या है कि कोई पत्थर मारते हैं शीशा पर, तो पूरा फूट जाता है, पूरा फूट जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब उसी पर हम क्या करते हैं, बंदूक से मारते हैं, वो क्या होता है कि उतना ही क्षेत्र निकल जाता है। देखिए यह क्या है ना, कि जो पत्थर को क्या करते हैं, मारते हैं, पत्थर को मारते हैं, तो उसको फैलने का पर्याप्त क्या मिलता है, समय मिल जाता है, तो पूरा को तोड़ देता है। लेकिन जब बंदूक मारते हैं, इतना उसका गति रहता है ना, कि सीधे लेकर चल जाता है, आप फैलने का समय नहीं मिलता। ये मोटा मोटी समझ में आया, इससे इतना ही पूछेगा। अब आगे सुनते हैं। अब आते हैं न्यूटन के गति नियम। क्या, न्यूटन के गति नियम, न्यूटन के गति नियम, गति नियम। देखिए न्यूटन ने क्या है, गति का 3 गो नियम दिए हैं। कितना दिए हैं, 3 गो नियम दिए हैं। तो न्यूटन ने गति कितना नियम दिए हैं, 3 गो। एक को बोलते हैं न्यूटन का प्रथम गति, क्या बोलते हैं, प्रथम गति नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या बोलते हैं, न्यूटन प्रथम गति नियम। दूसरा बोलते हैं न्यूटन का द्वितीय गति नियम, गति नियम। और फिर बोलते हैं तृतीय गति नियम, तृतीय गति नियम। अब देखिए यहां जानते हैं दो चीज और समझा देते हैं। एक होता है गति, एक होता है विराम, एक होता है विराम। गति को बोलते हैं मोशन, क्या बोलते हैं, मोशन। और विराम को बोलते हैं रेस्ट। समझे दोस्त, किसको रेस्ट बोलेंगे और किसको विराम बोलेंगे। अगर किसी वस्तु का स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, वैसा ही है, तो हो गया कोई चीज, विराम में। लेकिन किसी वस्तु का स्थिति समय के साथ बदलता है, तो क्या होगा, गति में। समझाते हैं सिंपल सी बात। ये बाबू का स्कूल है, ये क्या है, स्कूल है, ठीक ना। भाई एगो यहाँ पर साइकिल इसे लगावल है, इस साइकिल के यहाँ पर बाबू लगावल है, साइकिल लगावल है। आधा घंटा पहले हूँ उसी था, आधा घंटा बाद उसी है, वही है, ये मतलब रेस्ट में है। लेकिन हम क्या देखे कि बाबू तो 2 मिनट पहले जा था, अब 5 मिनट के बाद देने आयल है, मतलब तो आया होगा इन्होंने, है ना, कोई चलाता लेकिन लेके आ रहा है, तो इसको बोलते हैं गति। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति क्या होता है, बदलता है किसी के सापेक्ष, तो बोलते हैं गति। और जब समय के साथ नहीं बदलता है तो बोलते हैं विराम। अब न्यूटन जी की बात करते हैं, तो गति के 3 नियम दिए। पहला नियम क्या है ना, कि जड़त्व का प्रथम नियम का विस्तार है, जो गैलीलियो का जड़त्व नियम था उसी का क्या है, विस्तार है। तो यह क्या बोलता है ना, जड़त्व का नियम बोला था कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को मेंटेन करना चाहता है, इतना ही तक बोल के छोड़ दिया था, ठीक है ना। लेकिन अब न्यूटन ने गति नियम क्या बोलता है, कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, लेकिन तभी तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। मतलब क्या बोलता है ये बाबू, कि जब तक कि बाह्य बल ना लगा जाए, बाह्य बल मतलब कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहेगा। तो इसमें इस शब्द क्या जोड़े हैं, बाह्य बल, बाह्य बल, बाह्य बल, बाह्य बल, बाह्य बल, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो नहीं लग रहा है कि कुछ बोलने का प्रयास करें एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। तो इसी को बोलते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स मतलब बल का ही परिभाषा देते हैं, तो क्या बोलते हैं समझिए। इनका नाम क्या ना, ये वस्तु है। तो गैलीलियो जी क्या बोले हैं, कि अपने वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, ये अपना इसी है। लेकिन इन्हें से बोले क्या आया, पैर मारा यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसा करते हैं बाबू, यहाँ था ना बाबू, यहाँ पैर मारा तो कहाँ से, यहाँ से बाबू कहाँ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ आ गया। तो प्रारंभिक अवस्था बाबू है, बदल गया ना जी। तो मतलब क्या हुआ, कि गैलीलियो क्या बोले, कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, बस इतना है। लेकिन न्यूटन जी यही में जोड़ दिया है, तभी तक जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। देखिए पहले तो ये अपना अवस्था चेंज कर दिया, ठीक है। प्लस क्या कि हम देख रहे हैं क्या, बल लगाए तो पहले यहाँ था, इसको हम तिरछा मारेंगे तो हिलने भी आ सकता है। ये क्या हो सकता है, चिपक भी सकता है, क्या हो सकता है, चिपक भी, देख रहे हैं बाबू, ये क्या हो सकता है,
देख रहे हो, ये बड़ा भी हो सकता है ना। तो मतलब ये हो गया, समझिए, कि न्यूटन जी कहना क्या चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि एक बाह्य बल होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। बोले कि इन सब एक्सटर्नल फोर्स होता है कि ये बताइए। बोले कि देखिए, बाह्य बल वह भौतिक कारक होता है जो क्या करता है, किसी वस्तु को या तो उसकी अवस्था को चेंज कर देगा, नहीं रुकल था गति मिला दिया, या उससे कोई बॉल आ रहा है, पैर लगाया रुक गया, नहीं जी, उनसे बॉल आ रहा है, अब आ रहा है सीधे ऐसे आ रहा है, हम ऐसा करके ऐसे मारे डिक्शियों, नहीं ये लगा एकदम ऑफ साइड में शॉट लगा, तो दिख रहे हैं उससे क्या हो रहा है, अब वो आ रहा है बॉल ऐसे, अब गति होना चेंज हो गया, उसको रोक भी सकते हैं, फुटबॉल आ रहा है उसको अगर इसे रोक दिए, है ना, या उसको हम ऐसे करके चिपका दिए जातेंगे या पचक जाएगा, उसका शेप चेंज कर सकता है। और मतलब बल वह भौतिक कारण है जिसके माध्यम से किसी वस्तु का अवस्था को चेंज कर सकते हैं, किसी वस्तु के दिशा को चेंज कर सकते हैं, और किसी वस्तु के साइज शेप को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये न्यूटन जी बोले, तो यही है न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से नहीं लग रहा कि बल का परिभाषा मिल गया कि बल क्या है, तो यही बोल दिया बाबू यहाँ पर, आइए कि प्रथम गति नियम से क्या होता है। आप प्रथम गति नियम को ही जड़त्व नियम बोलते हैं, लेकिन जड़त्व का नियम कौन दिए हैं, गैलीलियो, है ना। इससे क्या मिलता है, बाह्य बल या बल का परिभाषा क्या मिल गया, बल का परिभाषा मिल गया। अब आते हैं न्यूटन का द्वितीय गति नियम से क्या मिलता है, बल का फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला, आप फॉर्मूला को ही बोलते हैं व्यंजक। न्यूटन के दूसरा गति नियम से क्या मिलता है, बल का फॉर्मूला, आप बल का व्यंजक। आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछता है, बाकी इसको देखिएगा, अगर आगे समझना चाहिएगा तो क्या होता है, बोलते हैं किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। क्या बोले, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस पर लगाए गए बल क्या होता है, समानुपाती होता है, ये बोलते हैं ना। ऐसे को जाएगा गुना भाग कीजिएगा तो फॉर्मूला निकलता है एफ बराबर एम ए। बोले कि कैसे निकल जाएगा, सर कुछ ही बोल रहे हैं। देखिए सिंपल से बात करते हैं, इसका मतलब हम ऐसे इसको ऐसे लिख देते हैं, एफ P2 - P1 बाई टी। देखिए पी होता है समय, क्या होता है संवेग, तो समझना कि संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, देखिए किसी वस्तु के द्रव्यमान संवेग बड़ा होता है मास इंटू वेलोसिटी, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझना चाहिएगा दोस्तों, क्या होगा कि एक कोई वस्तु हो गया, वस्तु कितना हो गया 2 kg, कितना हो गया 2 kg के, आई क्या है कि 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, कितना 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, नहीं तो गेंद को मारे तो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो समझिए क्या है, इसका अगर हम संवेग निकालना चाहेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी, मतलब 2 × 5, ये हो गया इसका कुछ संवेग हो गया। ठीक है, संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, आगे हम सब समझाएंगे, लेकिन हमारा जो काम का है खाली वो बताने का प्रयास करें, तो इसमें घुसेंगे तो छूट जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बाबू क्या बोले कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस पर लगाया गया बल के समानुपाती होता है। अब आगे इसको और हम तोड़ते हैं, सुनिएगा। संवेग है मतलब कि एम भी होगा, यही वस्तु के संवेग में पड़ता है, पहले बाबू समय कुछ था, अब समय कुछ हो गया, तो हम इसको करेंगे एम V2, एम सेम रहेगा, वस्तु तो सेम रहेगा ना जी, उसका क्या हो रहा है, वेग बदल रहा है, क्या हो रहा है, वेग बदल रहा है, तो एम V2 माइनस एम V1 अब बटे टी। अब क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पर समझिएगा, हाँ, यहाँ एम बाबू दोनों में सेम है तो कॉमन निकाल लिए, यहाँ किए V2 माइनस V1 बटे टी। अब जानते हैं क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं, त्वरण। आगे हम सब समझाएंगे, लेकिन फिलहाल इतने याद कीजिए कि वेग में परिवर्तन को बोलते हैं त्वरण। तो मतलब कि एम इंटू ए लिख सकते हैं, यही तो आ गया, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए आ गया, एफ बराबर एम ए आ गया। यही बोलते हैं कि न्यूटन के दूसरा गति नियम से बल का फॉर्मूला या बल का व्यंजक प्राप्त हुआ। क्लियर है, अब आगे सुनिएगा। अब आते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम, क्या बोलता है बाबू, तो न्यूटन का तृतीय गति नियम मिलता है, ये बल यह बोलता है प्रकृति, क्या बल की प्रकृति, यह क्या बताता है, बल की प्रकृति बताता है कि प्रकृति कैसा होगा। यह बोलता है ना कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है, समझा। जैसे बंदूक छोड़िएगा तो होने जाएगा, तो उसे पीछे ढकेलता है। नाव सबसे अच्छा समझना ना, तो नाव बाबू, नाव, ये क्या है, आपको नाव है, ये क्या आपका नाव है। देखना कि सिनेमा में देखे होंगे या कभी बैठे होंगे तो भी अनुभव किए होंगे, और जो नहीं अनुभव किया होगा कहीं जाके देख लेना दूध किनारे बाबू। तो क्या होता है, देखना क्या होता है, एक बाबू इसमें नाविक होता है, ये क्या है, अब इसमें समझिए कि नाविक बैठल है, इसमें एक डंटा लगल है, डंटा,
कि डंडवा को जितना तेज से अंदर से गड़ाएगा, जितना तेज से गड़ाया उतना ही तेज से क्या होगा, नौ, रुकिए, उतना ही तेज से क्या होगा, वो नौवा क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अच्छा, इसका हथियार छूट गया, रुक रुक रुक, बस अलग से बनाते हैं, गड़वा गया ना, रुकिए। सुनिए क्या, ये क्या हो गया बाबू, आपका आहिस्ता सा नाव है, समझ में गए ना। और यहाँ क्या होगा, डंडा जितना जैसे क्या होगा नीचे गिराएगा, उतना ही जैसे कि देखिए क्या होगा, नाव अब कहाँ जाएगा, ये नहीं चल गया, आ जाता है ना जी। मतलब क्या हो रहा है कि जितना इसे दबाया उतना ही जैसे आगे बढ़ा। फिर क्या हुआ कि ये बाबू क्या हो गया, यहाँ किनारा, यहाँ क्या किनारा, यहाँ क्या किनारा है, यहाँ किनारा है। तो देखना क्या होता है कि नाव पर आदमी था, ये आदमिया क्या हो गया, कूदा, कूदा तो पीछे टेलेगा, टेलेगा ना जी। आदमिया एकदम से क्या हो, कूदा, कूद के आगे से होने किया, तो उतना ही जैसे देखना क्या होता है, बाबू क्या करेगा, ये पीछे आएगा, क्या करेगा, पीछे आएगा, आता है ना। मतलब क्या देख रहे हैं कि एक एक्शन लग रहा है तो उसका रिएक्शन हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। सिंपल भाषा समझिएगा, आप लड़कन का बोलिएगा, कुछ बोलिएगा ना, तो वो कुछ बोलेगा। जानते हैं, एक हमारा बहुत पहले की बात है, एगो हमारा दोस्त था, तो दोस्त क्या हुआ, एगो लड़का के पूछा, क्या बेटा ठीक है, तो बोला कि हाँ बेटा ठीक है ना। हालांकि सामान तो छोटा बच्चा इसे बोलता नहीं है, लेकिन नहीं बोलता, अगर कोई बच्चा मारिएगा कुछ कीजिएगा, तो मन में जितना गाली देना रहेगा वो दे देगा, वो करेगा, लेकिन बेचारे का पावर नहीं है, तो उतना अपना हिसाब से कर लिया, तो वो कुछ रिएक्शन किया ना, तो वही बोल रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत क्रिया बराबर ही होता है, आप विपरीत करते हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट हो रहा है, एक्शन होने तो रिएक्शन है ने, एक्शन होने तो रिएक्शन क्या है ने। देखना, दो को लेके जब सुनता है ना, तेरे को हेने तो मुंह, एक होने तो मुंह कर लिया, एकदम तो मुंह नहीं करता है, हेने तो कर लेता है। अरे समझ में आ रहा है मोटा मोटी, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो गया। तो सुनिएगा यहाँ पर होता है क्या, कि क्वेश्चन पूछेगा कि नाव पर क्या होता है, कि नाव पर जब क्या होता है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, नाव के, नाव में जो खेवैया होता है, जितना जोर से खेता है आगे बढ़ता है, या नाव को ऐसे खेएंगे तो नाव करने जाएगा आगे की ओर। अब नाव के नाव जब घाट किनारा पर जाएगा, और ओकरा में बैठा व्यक्ति जब भर्ती पर कूदेगा, किनारा पर कूदेगा, तो नाव करने जाएगा, पीछे जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन का तृतीय गति नियम का। अभी कुछ और समझिए, ये आपका रॉकेट, क्या हुआ, ये आपका रॉकेट है, ये क्या है, रॉकेट है, ठीक ना। रॉकेट क्या होता है, पीछे धुआं छोड़ता है, क्या करता है, धुआं छोड़ता है। ये जितना धुआं छोड़ेगा तेज से तमई से, उतना ही क्या होगा, आगे निकलेगा उससे। एक और पड़ाका भी हम लोग देखे ना, कि नीचे आग लगाते हैं, जितना तेज से पाओ क्या नीचे आग छोड़ेगा, उतना ही क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक ना। तो मतलब कि रॉकेट का उड़ना, ये न्यूटन के तीसरा गति नियम का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हालांकि रॉकेट जो होता है, इस संवेग संरक्षण, देखिए न्यूटन का तीसरा गति नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं, वो आगे बताया जाएगा, फिलहाल समझिए। तो न्यूटन जो रॉकेट का उड़ना है, ये न्यूटन के तीसरा गति नियम पर, और प्लस क्या बोल दिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ एक और बाबू, क्या आप बंदूक, बंदूक की बात करें, जब बंदूक से गोली छूटता है ना, तो बंदूक की गोली जितना पीछे जाएगा, मतलब जितना आगे जाएगा, उतना ही क्या होता है, पीछे की ओर टेलता है। तो मतलब धक्का मारता है, मतलब कि बंदूक से गोली छूटता है, तो वहां पर जब पीछे की ओर धक्का लगता है। इसका एग्जाम्पल न्यूटन का तीसरा गति नियम का। लेकिन अब अगला समझिएगा, जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका बंदूक हो, ये क्या हो गया, आपका बंदूक, इस तरह से क्या आपका बंदूक है, यहाँ पर क्या है, बंदूक लग रहा है जी, मान लो है ना, डिक्चिया डिक्चिया करे वाला है। अब क्या है, तो कोई आदमी इसको छोड़ रहा है, देखिए गोली तो एकदम तेज हो जाएगा वो, है ना, लेकिन ये उतना तेज पीछे की ओर नहीं जाता है। इसका कारण पूछे कि इसका कारण क्या है, तो सुनिएगा, हम क्या बोले, कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी काम करता है वो भी, बोले ना, किया क्या करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी काम करता है। तो संवेग संरक्षण मतलब क्या हो गया, कि एम भी बराबर एम भी हो जाएगा, इसका भी एम है, इसका भी एम भी क्या होना चाहिए, बरोबर। तब समझिएगा होता क्या एक्चुअली में है। जो बंदूक है, बंदूक मान लेते हैं कितना है, 2 kg का, कितना है। अब न्यूमेरिकल ही पूछता है, हालांकि दरोगा में तो न्यूमेरिकल नहीं पूछता, लेकिन रेलवे में न्यूमेरिकल पूछता है। तो 2 किलो का बंदूक है ना। और समझिए क्या, कि यहाँ क्या है, कि बाबू समझिए कि कितना है, 100 ग्राम है, कितना, 100 ग्राम का, 100 ग्राम में क्या है, गोली है, 100 ग्राम क्या है, बुलेट है, 100 ग्राम का बुलेट है। तो 100 ग्राम को, बुलेट को पहले केजी में बदल दीजिए, इतना हो जाएगा, है ना। और इसका वेलोसिटी क्या है, कि समझिए क्या है, कि 100 मीटर पर सेकंड से आगे गया। कितना, 100 मीटर पर सेकंड से क्या हो गया, आगे गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंदूकवा कितना पीछे जाएगा, बंदूकवा कितना पीछे जाएगा। यहाँ तो भी तो आपको पता है नहीं बाबू, नहीं ना पता है जी, तो भी कर देंगे। अब इसे गुना भाग कीजिए, तो गुना भाग जब कीजिएगा तो 200 से 200 कट जाएगा बाबू, और 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। तो मतलब क्या हो गया, समझिएगा मतलब क्या हो गया, कि भी बराबर 10/2, तो कितना हो गया, 5। मतलब ये हो गया
कि अगर हम बंदूक छोड़ रहे हैं, अब बंदूक अगर क्या है कि 100 मीटर पर सेकंड से उसका बुलेट जाता है, इसका जो, अगर 2 kg का अगर कोई बंदूक है तो कितना से पीछे जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो गया। फिलहाल जानिए कि थोड़ा कम पीछे जाता है क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसा कम द्रव्यमान तो ज्यादा निकल गया। नहीं जी। अरे एगो आपको ऐसे नॉर्मल दौड़ना है, एगो अपना बेटवा कहने बेटिया कहने है ना, पोतवा पोतिया सब के लेके दौड़ना है, तो अंतर तो पड़ेगा जी। बस वही बात है, हाँ स्पीड स्लो हो जाएगा। तो न्यूटन का तृतीय गति नियम का एग्जाम्पल समझ में आ गया बाबू? आ गया ना? अब आइए यहाँ क्वेश्चन पर बाबू। कि न्यूटन का गति नियम कितना है, बोले 3 गो है। क्या वो? 3 गो है, अब पढ़ लेते हैं। न्यूटन के पहला गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है, और द्वितीय से बल का व्यंजक का फॉर्मूला मिलता है, और तीसरा तीसरा से प्रकृति पता चलता है। जड़त्व के नियम गैलीलियो ने दिया था। न्यूटन का पहला गति नियम ही क्या है, जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम क्या है, प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यदि वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, और विराम में है तो विराम में। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, जहाँ क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम ये सब का किए हैं एग्जाम्पल तो यहाँ पर सब बता दिए हैं। न्यूटन की बात करते हैं, एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे, है ना। न्यूटन का फिजिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन थे, इंग्लैंड के, कहाँ के, इंग्लैंड का। लेकिन न्यूटन जी का फिजिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया है, गुरुत्वाकर्षण का भी नियम यही दिए हैं, न्यूटन ने दिए हैं, ठीक ना। आपका गति का नियम दिए हैं। इसके अलावा क्या, मैथमेटिक्स में भी बाइनोमियल थ्योरम का नाम सुने होंगे। बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं ना 11th में? हाँ, 11th में पहले रहता था, ये सब न्यूटन ने दिए हैं। खास रहे फिजिक्स में इनको ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए बोलते हैं न्यूटन को कौची बोलते हैं, फिजिक्स का पिता। क्या बोलते हैं न्यूटन को? फिजिक्स का पिता बोलते हैं। न्यूटन क्या थे बाबू? एक गणितज्ञ थे, भौतिक विज्ञानी थे, ज्योतिष और दार्शनिक थे। तो जैसे पूछा गया ऊपर क्वेश्चन कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, तो नहीं पूछ सकते न्यूटन क्या थे। अब मान लीजिए सब में से चूज करना है तो क्या चूज करेंगे, भौतिक विज्ञान। मुख्य रूप से क्या थे, भौतिक विज्ञानी। हालांकि इनका योगदान गणित में भी था। जैसे एक पूछता क्वेश्चन कि आर्यभट्ट क्या थे, आर्यभट्ट गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। तो गणित भी रहेगा, खगोल शास्त्री भी रहेगा, ठीक। एक ब्राह्मण है तो वो गणित जानते थे, लेकिन मुख्य रूप से कंट्रीब्यूशन क्या है, खगोल शास्त्री थे। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब कि आपस में चीजों को इंटरलिंक करना है, ऐसा नहीं कि इतिहास खोल के पढ़ना है, सब आपस में क्या है, इंटरलिंक है। तो ये पढ़ने का जो तरीका है, यही हमको सीखना है कि कैसे आपस में इंटरलिंक करके चीजों को हमको पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, गुरुत्वाकर्षण का भी यही दिया बाबू। आगे क्या बोले, भौतिक शास्त्र का पिता इन्हीं को बोलते हैं। भौतिक शास्त्र का पिता, भौतिक शास्त्र का जनक मतलब फिजिक्स का पिता न्यूटन हो गया, है ना। रसायन का पिता लेबोजियर, कौन हो गया, लेबोजियर कौन हो गया, नाम पूरा एंटोनी लेबोजियर। अरस्तु को जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का और जूलॉजी का, मतलब बायोलॉजी और जूलॉजी का पिता बोलते हैं अरस्तु को। जबकि आपको थियोफ्रेस्टस को बोटनी का पिता, मतलब वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब आगे देखिए, जब जंतु विज्ञान और बायोलॉजी पढ़ाएंगे और बोटनी पढ़ाएंगे तो वहां इस सब के बारे में चर्चा दोबारा करेंगे, क्योंकि एक जैसा चीज है तो एक जैसा चीज को एक जगह आपको और पढ़ लेना। इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोलते हैं, है ना। फिर उसी तरह से क्या है कि अलग अलग फील्ड का पिता किसे बोलते हैं, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलिए, भौतिक शास्त्र पिता न्यूटन हो गया, रसायन का लेबोजियर हो गया, अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का, और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जा। अब आइए, अब बोलता है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। ये क्वेश्चन जानते हैं, को समझने के लिए आपका टॉपिक क्या समझना पड़ेगा, वर्क पावर एंड एनर्जी। क्या, वर्क पावर एंड एनर्जी। पहले हम आपको बताएंगे वर्क पावर एनर्जी, तब कहाँ इस क्वेश्चन पर हमको आना पड़ेगा। तो टॉपिक हमारा क्या हो गया, वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। कार ऊर्जा क्षमता, अरे कार ऊर्जा बाबू, शक्ति, शक्ति हो गया, शक्ति। पहले समझिए ऊर्जा, व्हाट इज ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। देखिए, इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। जितना ज्यादा ऊर्जा उतना ही आप काम कीजिएगा। एक बच्चा के पास ऊर्जा कम है तो कम काम करेगा, एक सियान के पास ऊर्जा ज्यादा है तो ज्यादा काम करेगा। तो मतलब जितना ऊर्जा उतना ही कार्य, जितना कार्य उतना ही ऊर्जा, इसे ना हो गया जी। तो मतलब ऊर्जा समझ एक तरह कार्य है।
तो इसलिए क्या है कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वही कार्य का मात्रक होता है। जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही क्या होगा, कार्य का, क्योंकि जितना ऊर्जा उतना ही तो कार्य कीजिएगा। समझ में गए? अब क्या है कि जब समझ में आ गया, देखिए आगे इसको और समझाएंगे, क्योंकि देखिए ऊर्जा भी कई प्रकार का होता है। अब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और जो स्थितिज ऊर्जा होता है, वहां से कई सारा क्वेश्चन आपको आता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ बताने का प्रयास, देखिए शुरुआती के जो लेसन रहता है ना, उसमें 3 4 5 10 क्वेश्चन हो पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा चीज बताना होता है। लेकिन यही जब जब शुरू में देख लेंगे तो बाहर वाला बाद वाला क्वेश्चन बनना एकदम लगता है सब पढ़ ले हैं, सब पढ़ ले हैं, सब पढ़ ले हैं। समझे ना? तो हमको ऐसे ही पढ़ना ही नहीं कि आंसर देखे हाँ बाबा पी कुछ हो रहा है, आंसर देखे बा होता है ना जी। कितने कहता है कि सर बड़ी समय ले लेते हैं, फलना सर एकदम 1,000 क्वेश्चन 2 घंटा में बताते हैं कि हाँ अच्छा 1 नंबर, तुम 2 घंटा में 1,000 क्वेश्चन ना बता रहे हैं जी। अरे हम जितना बता रहे हैं बाबू वाला, ये दोबारा इस टॉपिक से क्वेश्चन गलती होगा? पढ़ने का तरीका क्या होता है कि जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं टॉपिक को, तो टॉपिक से समझ जितना क्वेश्चन हो सकता है बाबू, उतना ही हमें क्या करना है, मतलब सब, मतलब जितना हो सकता है सब बनाने का प्रयास करना है। ठीक है? अब एक बोलते हैं कि बुक में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं कुछ दिया हुआ है, तो बुक में नहीं तो हम यहाँ पढ़ा कह रहे बाबू। समझ में ना? यहाँ हम पढ़ा इसलिए ना रहे हैं कि जो बुक में नहीं है वो हम यहाँ पर बता देंगे। बुक में लिखना क्या होता है, तो लिख रहे हैं तो लिखने में बहुत समय लगता है, तो छोड़ ही देते हैं। यहाँ तो हम बता रहे हैं तो भाई लगता है कि तू बताने में कुछ लग रहा है, आधा घंटा ज्यादा समय लेगा। हम जब शुरू की थी पीवा की शुरू ना, तो हम सोचे थे ना कि आपको 30 35 लेसन में समाप्त कर देंगे। हम इतना ही के अनुसार आप लोग का बच्चा का एडमिशन लिया है, क्योंकि हमको लगा कि देखिए बच्चा जब आइए गया है तो उसको बार बार भटकने की क्यों आवश्यकता पड़ना चाहिए। तो हम आपको ये जे कहा है ना सब दे दे कि भाई हो जाए, मोटा मोटी क्या हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए। समझ में गए ना? यही हो गया। अब इतना जब बोलिएगा कि नहीं ओकरा में ना है, तो फिर तो हम छोड़ के निकल जाएंगे। है ना? तो इस बात को समझिए। आइए, अब आते हैं कार्य क्या होता है। ये कार्य क्या होता है, पहले समझते हैं कार्य होता क्या। कुछ भी कर रहा हूँ कार्य हो गया, कार्य हो गया। ये क्या हो गया? कार्य हो गया। ये सब क्या है? कार्य। कुछ भी कीजिए क्या हो गया? कार्य हो गया। आप माथा पर बोझा लेकर ढो रहे हैं, कार्य हो गया। आप गाना गा रहे हैं, कार्य हो गया। कुछ भी कर रहे हो क्या हो गया? कार्य हो गया। लेकिन फिजिक्स इसको कार्य नहीं मानता है। फिजिक्स कहता है कि अगर कोई वस्तु है, कोई वस्तु ऐसे है, अगर इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कार्य नहीं हुआ। आप दीवार पर मार रहे हैं, मारते मारते पसीने पसीने हो रहे, पूरा दम इधर पूरा पसीना पसीना हुआ, लेकिन क्या हो रहा है, तो उसमें क्या है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो कार्य नहीं हुआ। मतलब ये कहता है कार्य क्या, वर्क क्या कहता है कि किसी वस्तु में अगर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, अगर वो क्या हो गया, विस्थापित, क्या हो गया, विस्थापित। विस्थापित मतलब क्या है, अपना स्थान परिवर्तित कर लिया, तो इसको बोलते हैं कि कार्य हुआ। अगर नहीं हो रहा है तो अगर हम देखिए, इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू वर्क एक इंटू एस होता है। एक और में देखिए डॉट प्रोडक्ट अक्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो हमको उतना नहीं जाना, उतना पूछना ही नहीं है। जब पूछेगा तो बताएंगे, अभी नहीं पूछ रहे तो नहीं बता रहे हैं। तो एफ इंटू एस होता है। अब देखिए एफ तो हम लगा दिए, पूरा एकदम पसीने पसीने वाले लगा रहे हैं, पूरा बल लगा रहे हैं, लेकिन बाबू डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इसको डी भी कई जगह लिखता है। तो बोला पूरा कोई चीज को पूरा से गुना कीजिएगा, 0 से तक कुछ हो जाएगा। आप लोग कभी सुने होंगे, कोई मास्टर बताते होंगे, एक बार हिस्ट्री और क्या हुआ कि गणित के टीचर में लड़ाई हुआ। तो हिस्ट्री वाला बोला कि हम तोरा पर पूरा मुगल के सेना लड़ा दे, मुगल के सेना चढ़ा देंगे। तो गणित वाला बोला कि हम पूरा गिण के 0 से गुना कर देंगे। नहीं समझा? अरे हिस्ट्री वाला ना कि हम पूरा मुगल का सेना तुम पर चढ़ा देंगे, बहुत बड़ा मुगल का सेना था। ये बोला कि हमको सब गिण देंगे, गिण के 0 से गुना कर देंगे। और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 0 हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा। तो मतलब कि क्वेश्चन पूछेगा दीवार पर आप मार, दीवार पे क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो आप कार्य कर रहे हैं। अगर दीवार हो जाए तो कोई कार्य नहीं हुआ। अब समझिएगा, इसको 2 3 को और क्वेश्चन पूछेगा, सुनिएगा। जैसे दोस्त क्या है कि आप बच्चा में खिलौना गाड़ी वैसे खेले होंगे, यहाँ ऐसे है बाबू, और ऐसे कार आपका नहीं रहता था ऐसे। अब हेकर में देखिए क्या होता है कि आप एक क्या हो सकता है कि आपने क्या किया कि फोर्स इधर किया, मतलब समझिए ऐसे करके तीर रहे हैं, ऐसे करके तीर रहे हैं, और तिरा भी है नहीं रहा है। मतलब क्या बोले कि आपने बल इधर लगाया, देखिए बार बार हम एफ लिखते हैं, बार बार एफ लिखते हैं, हिंदी में बल हुआ। आप डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, इधर हुआ। मतलब क्या कि इसको ऐसे तीर है नहीं, क्या हो गया, तीर आ गया। ये पहला कंडीशन हो गया। अगला कंडीशन में क्या हो गया कि जो ये कार है, क्या बोली, जो आपका ये कार है, ये क्या हो गया, आपका कार हो गया, वही वाली कारवा है, वही वाली है, ठीक ना। इसको हम क्या है कि तीर रहे कहाँ, यहाँ धागा बांध दिए, आगे धागा बांध दिए, और तीर रहे हैं ने, गाड़ी जा रहा है ने, नहीं होता जी। क्या आप गाड़ी में धागा क्या ऊपर खींच रहे हैं, मतलब क्या आप फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, क्या खिंचा रहा है कने, ये खिंचा रहा है आगे की ओर। ये हो गया कंडीशन। अगला क्या है कि गाड़ी है, क्या हो गया आपका, गाड़ी हो गया।
खींच रहे कने हेने, खींच रहे कने हेने, ऊपर की ओर आ जा रहा है कने हेने। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बाबू हो सकता है। अब समझिए क्या है कि जैसे कुछ देर पहले हम बताए थे क्या कि जो आपका डाब्लू होता है, क्या डाब्लू होता है, उसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस होता है। इसी को जब हम ब्रेक करते हैं गणित के फॉर्मूला में तो आता है एफ इंटू एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब कुछ देखिए मैथमेटिक्स टर्म का यहाँ यूज जाएगा, ऐसे समझने का प्रयास करना। देखिए कॉस अगर हम क्या कॉस क्या करेंगे, जीरो करेंगे तो इसका मान वन होता है। अगर कॉस 90 करेंगे तो इसका मान क्या होता है, जीरो होता है। मतलब अगर कॉस जीरो से हम 90 की ओर चलेंगे तो मान एक से जीरो की ओर क्या होता है, घटता है, एक से जीरो की ओर घटता है। साइन कॉस ये आपका मैथ में पढ़ना ये सब तो पता होना ही चाहिए। नहीं पता तो याद कीजिए कॉस जीरो का मान वन होता है और कॉस 90 का मान वन होता है। अब देखिए यहाँ क्या है कि बाबू देखिए इसी पर कोई इधर जा रहा है तो कोई एंगल बन रहा है नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री। तो मतलब यहाँ पर निकलिए तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू क्या हो गया, एस आई इंटू वन, कॉस जीरो का मान वन, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ इंटू एस, मतलब मैक्सिमम यहाँ पर कार होगा। अब यहाँ पर आइए दोस्त, यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का बन गया ना, 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो। कितना, जीरो। तो कितना हो गया, जीरो। मतलब कि अगर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बनता है तो वहां पर कार्य नहीं होता है। मतलब दोनों के बीच अगर एंगल जीरो बनेगा, कहाँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, विस्थापन, और किसके बीच, बल के बीच जीरो डिग्री एंगल, तो वहां मैक्सिमम कार्य होगा। लेकिन जहां पर एंगल 90 डिग्री बनेगा तो वहां कोई कार्य नहीं होगा। तो समझिएगा, माथा पर क्या करें कि आप बोझा ढो रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं, माथा पर बोझा रखे हुए हैं। तो समझिए क्या है कि आप फोर्स लगा रहे हैं कहाँ, ऊपर की ओर, नहीं ऊपर की ओर। आप बढ़ रहे हैं होने, तो आप फोर्स ऊपर क्यों लगा रहे हैं, विस्थापन कहाँ हो रहा है, होने की ओर हो रहा है। तो यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बना। तो यहाँ फिजिक्स की भाषा में आपने कोई कार्य नहीं किया है। तो आपका पापा अगर बोझा ढुकाए हैं, है ना, आप बोले एकदम थके हैं, तो बोलिएगा ना आप कि कौची तू ही काम कर लूँ, ये काम एक एक काम कर ले, समझे ना। तो थोपिया लेंगे, दू थोपी हेने से और दू थोपी हेने से। मतलब ये जो है एग्जाम में दिखाइएगा, घरे पर ही बाबू लागू मत कीजिएगा, समझ गए ना। तो चलिए, फिजिक्स की भाषा में काम नहीं हुआ, लेकिन काम तो होवे नहीं किया जी। ऐसे क्या, कुली जो माथा पर बोझा होता है, माथा पर बोझा होता है, वहां पर कार होता है कि नहीं, तो वहां पर भी कार नहीं होता है। फिजिक्स शास्त्र में कार औसत तो हुआ, लेकिन फिजिक्स शास्त्र में कार नहीं हुआ। कुली माथा पर बोझा होता है, कोई सामान धो रहा है, वो कार बाबू नहीं माना जाता है। ये पॉइंट्स में है। कार कब होगा मैक्सिमम, जब क्या होगा, जो आपका बल है अब विस्थापन कुछ एंगल क्या हो, बहुत ही कम हो, ठीक ना। एक कार समझ में आ गया ना, कार। अब देखिए ये भी समझ में आया कि कब कब सबसे कम होगा। ये पूछेगा कि माथा पर धोता हुआ बोझा या कुल्ली जो होता है, माथा पर कुछ चीज ढो रहा है, तो कार्य किया कि नहीं, तो फिजिक्स भाषा में कार्य नहीं किया। आप दीवार पर मार रहे हैं, दीवार भी स्थापित नहीं हुआ, तो आप कार्य नहीं किए। ये पॉइंट के लिए अब देखिए, जो बाबू क्या होता है, कार्य होता है वही क्या होता है, ऊर्जा होता है। या बोलेंगे जो ऊर्जा होता है वही कार्य होता है। कार्य ऊर्जा समझे, ऊर्जा रहेगा तो कार्य होगा, कार्य नहीं रहेगा तो ऊर्जा नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। तो देखिए दोनों का अगर एसआई मात्रा, क्या वो एसआई मात्रा का अगर पूछेगा तो होता है जूल, क्या होता है, जूल होता है। दोनों का ऐसे मात्रक जूल होता है। और सीजीएस पूछे, क्या पूछेगा, सीजीएस मात्रक तो क्या होता है, अर्ग। अब सुनिएगा, इस सीजीएस अर्ग, सीजीएस और एसआई मात्रक क्या होता है थोड़ा देर में बता देंगे, फिलहाल ही समझिए कि देखिए आपका घर में नाम होता है मनुआ सोनुआ, अब बाहर आते हैं तो भानु प्रताप मेहरा लिखवाते हैं नाम, तो स्टैंडर्ड नाम कुछ और होता है। ऐसे क्या हुआ कि समझिए एक स्टैंडर्ड नाम है जिसको बोलते हैं एसआई मात्रक। ये एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। अब जानते हैं कई बार क्वेश्चन पूछे एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है। एक जूल बराबर पूछेगा तो होता है 10 के पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। तब जानते हैं क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछ देगा, एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है, तो लाइकन 10 के पावर 7 बना के दम आ जाता है कि एक नंबर, क्या वो एक नंबर। क्या बोलता है, एकदम सही होना चाहिए। लेकिन समझिए क्या है, यहाँ वो एक अर्ग बराबर पूछ रहा है, तो अगर इसको निकालिएगा तो वन, आप पट्टे देखिए इसको हेने लेके आना पड़ेगा, इसको हेने लेके आना पड़ेगा, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आपको बाबू, ऐसे हो जाएगा 10 के पावर 7 आई कौची जूल, और हेने क्या हो जाएगा, वन, वन अर्ग। और हेने कुछ बचवे नहीं किया तो वन हो जाएगा, तो वन अर्ग हो जाएगा। जब नीचे वाला ऊपर जाता है ना, तो माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। मतलब मैथ आप पढ़ोगे आप लोग, क्या हो जाएगा, 10 के पावर 7 जूल बराबर क्या हो गया, एक अर्ग। इस समझ में आया क्या बोले, मतलब कि एक जूल बराबर 10 के पावर 7
7 अर्ग होता है, लेकिन यही पूछेगा कि एक अर्ग बराबर तो 10 के पावर -7 जूल होता है। ये क्या हो गया आपका कार का क्या हो गया मात्रक, कार का क्या हो गया मात्रक। कार पूछेगा ऊर्जा पूछेगा, दोनों बात सेम है। अब एक क्या होता है बाबू आपका बल, क्या होता है बल। बल का ऐसा ही मात्रक होता है क्या न्यूटन, क्या होता है न्यूटन होता है। आज सीजीएस मात्रक क्या होता है डायन। कौन डायन, दशहरा में चलती है को डायन, खाए वाला डायन नहीं, जो आदमी खा जाता होगा सब बचने के लिए लोग कजरा लगाता है आंख में, शादी ब्याह होता है तो काजल लगा के चल जाता है, देखते हो। अब सही है गलत हमको क्या पता है जी, है ना। हमको पता थोड़ी है कि डायन होता है कि नहीं होता, लोग मानता है तो मानो कि होता है ना। चलिए, तो बल का ऐसा मतलब न्यूटन। अब बल का सीधे से मतलब क्या होता है आपको डायन होता है। अब सुनिए, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डायन, 10 के पावर 5 डायन। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा कि एक डायन बराबर तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -5 न्यूटन। ये आपको याद करना है। 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग, एक अर्ग 10 के पावर -7 जूल, 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डायन, एक डायन 10 के पावर -5 न्यूटन हो गया। ये बल के बारे में बता दिए, आगे बल के बारे में और बताएंगे क्योंकि बल का डिफरेंस वगैरह नहीं बताए, बताएंगे आगे। क्या बोले, कार ऊर्जा बल मोटा मोटी समझ में आया ना, आ गया। अब क्या है आपको समझना है सोचिए, शक्ति क्या समझना है, शक्ति क्या समझना है, शक्ति, शक्ति इसको बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं पावर। देखिए, कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि ऊर्जा बराबर क्या होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, क्या बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, है ना। या ऊर्जा का डेफिनेशन क्या बताते हैं वो इसी अंग्रेजी में, इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड सोचिए एनर्जी। अब शक्ति में समझना है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या वो रेट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड कोची पावर। मतलब कि कार्य करने, क्या बोले वो कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। देखिए, जैसे ही रेट शब्द का इस्तेमाल होगा और दर शब्द का इस्तेमाल होगा, उसका मतलब ये होता है समय के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, समय का बटा में। तो यहाँ क्या करेंगे समय, क्या करेंगे दोस्त समय करेंगे। मतलब क्या होगा, जैसे हम बोले क्या कार्य करने की क्षमता नहीं बोल रहे हैं, कार्य करने की दर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, लेकिन कार्य करने की दर क्या हो जाएगा शक्ति हो जाएगा। दर मतलब समय से क्या करना डिवाइड करना, अब समझिएगा। मान लेते हैं बाबू क्या है कि रेलवे स्टेशन जहानाबाद है, वहां पर समझिए कि हमारा बहुत सारा बुक आया है पटना से, ठीक है। अब क्या है एक बच्चा है, ये क्या है बच्चा है, एक सियान आदमी है, क्या है सियान आदमी है। समझिए क्या है कि वहां से 100 को बुक दोनों को दिए लाने के लिए, एक बच्चा क्या है कि 100 बुक लाने में क्या लेता है 1 घंटा लेता है, एक बच्चा क्या किया कि 100 बुक लाने में 5 घंटा लिया, कितना लिया 5 घंटा। तो जो ज्यादा समय लेगा उसका शक्ति क्या है कम है। देखिए, इसको बोलते हैं उल्टा रिलेशन। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती, समानुपाती मतलब उसके अनुपात में बढ़ना। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर समय ज्यादा लग रहा है तो ये क्या होगा कम होगा, अगर समय कम लग रहा है तो ये क्या होगा ज्यादा। बच्चा को समय होकर ज्यादा लगा तो उसका शक्ति क्या है कम है। जैसे बाबू क्या है 15 साल का लड़का है, एगो 50 साल का है, 50 साल नहीं बोले 25 साल के है, 25 साल वाला क्या करेगा कम समय में काम कर देगा, तो उसके पास शक्ति क्या है ज्यादा है, इसमें ना। तो अगर हम शक्ति का मात्रक लेंगे तो वर्क का मात्रक क्या हो गया बोलिए जूल, क्या हो गया जूल। अब बटे क्या समय का सेकंड, समय का वो सेकंड हो गया। तो इसी को बोलते हैं कौची जूल पर सेकंड, इसी को बोलते हैं जूल पर सेकंड। जो बोलना है जो बोलिए, क्योंकि यहाँ सेकंड को ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं शक्ति को जूल पर सेकंड, क्या बोलते हैं जूल पर सेकंड बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए, ये हो गया छोटा छोटा शक्ति मापने का। जब बड़ा शक्ति को मेजर करते हैं, जब बड़ा शक्ति को, अच्छा देखिए ये जूल पर सेकंड में जानते हैं क्या बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं वाट। मतलब देखिए शक्ति का मात्रक तो पहले तो क्या हो गया जूल पर सेकंड। कई बार ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन शक्ति के मात्रक नहीं है, वहां रहेगा जूल पर सेकंड। एगो ऐसे रहेगा, एगो ऐसे रहेगा, वैसे एगो वाट रहेगा। इस सब क्या शक्ति का मात्रक है। अच्छा वाटे में क्या बाबू कि मेगावाट किलोवाट नहीं, जैसे बोड़ा हो गया, 1 बोड़ा 4 बोड़ा 5 बोड़ा सब तो बतवा की है। तो क्या बोले वाट किलोवाट मेगावाट टेरावाट गीगावाट खिलावाट मिलावाट कुछ बोले वाट, ये सब क्या हो जाएगा शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक। कोई दिक्कत।
मतलब किलोवाट मेगावाट सब क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक। अब आप कुछ समझिएगा, जैसे हमने क्या बोला, शक्ति को हम वाट बोल दिए, शक्ति को बोल दिए वाट बाबू, शक्ति को वाट बोल दिए, तो वाट और क्या हो गया, जूल पर सेकंड, यही लिखेंगे बाबू ना, जूल पर सेकंड। अब सुनिएगा, अगर हम वाट को क्या किए बाबू, वाट को सेकंड से गुना कर दिया, क्या कीजिए, सेकंड से गुना कर दिया, यहाँ क्या आ गया, जूल आ गया। अरे वाट को जब सेकंड से गुना कर दिया तो जूल आ गया, तो मतलब कि जूल बराबर वाट सेकंड, जूल बराबर वाट सेकंड। अब समझिएगा, अगर हम वाट को समय से गुना करते हैं तो क्या गया, जूल आ गया। तो जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का या कार का। तो इसी में वाट में हम वाट आवर लगा दे, वाट घंटा लगा दे, किलोवाट घंटा लगा दे, मेगावाट घंटा लगा दे, मतलब वाट में वाट रहेगा, किलोवाट मेगावाट टेरावाट सब शक्ति के मात्रक। लेकिन इसी में जब समय से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो समझिए यहाँ से क्वेश्चन क्या निकला, कि हम वाट बोले या किलोवाट बोले या मेगावाट बोल दिए या टेरावाट बोल दिए, ये सब क्या है, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक हो गया। लेकिन इसी में क्या किया, वाट सेकंड, किलोवाट आवर, मेगावाट आवर, टेरावाट आवर या सेकंड कुछ भी बोलो, ये सब क्या हो जाएगा, किसका मात्रक हो जाएगा, ये सब हो जाएगा ऊर्जा का, किसका हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक। ये पॉइंट क्लियर, आप सुनिए, पहले शक्ति फोकस किया। देखिए, जो बड़ा बड़ा जो मशीन होता है ना, उसका रेटिंग क्या है कि किया जाता है किसमें, एचपी में, किसमें वो, एचपी में। एचपी मतलब हॉर्स पावर। बड़ा बड़ा जो मशीन होता है उसका जो पावर का रेटिंग होता है वो क्या होता है, एचपी में। एगो एचपी का होता है लैपटॉप, उसकी बात नहीं करें, एचपी मतलब हॉर्स पावर, क्या होता है, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति, अश्व शक्ति कहा जाता है। और एक एचपी बराबर होता है दोस्त 746, 746 वाट। एक एचपी बराबर क्या होता है आपको, 746 वाट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो गया ना। तो घर में सोचता है कितना एचपी का मोटर रहा बहुत, तो कि हाफ एचपी के, तो 2 एचपी के, तो 3 एचपी के, मतलब यही की बात कर रहा था। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब आगे समझिएगा। ये जो किलो वाट आवर है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, किलो वाट आवर है, किलो वाट आवर। अब बोलिए, ये किलो वाट आवर ऊर्जा का मात्रक है कि शक्ति का। अगर खाली वाट रहता है, किलोवाट रहता, यही मात्रक होता कुछ शक्ति का। लेकिन इसमें समय से गुना कर हैं, इसे को बोलते हैं किलो, क्या बोलते हैं, किलो वाट घंटा, किलोवाट घंटा, अरे घंटे में हो जाएगा जी, घंटा, किलोवाट घंटा। घंटा मतलब जनरली होता है कुछ ना, मतलब घंटा सिलेक्शन होता है, मतलब ना हो तो सिलेक्शन, लेकिन यहाँ किलोवाट घंटा। तो यह जो मात्रक है वो किसका है, ऊर्जा का, किसका, वो ऊर्जा का। तो सुनिएगा, हम एक क्वेश्चन पूछेगा, हमारे घर में जो रेटिंग होता है विद्युत धारा का, नहीं होता है कि कितना यूनिट बिजली उठा, तो कितना यूनिट बिजली उठा मतलब कितना किलोवाट आवर, यही बोलता है। एक यूनिट मतलब यही होता है, किलोवाट आवर होता है। एक यूनिट बोलते हैं ना, तो यही बोलते हैं। तो मतलब यही पूछेगा कि घर में जो विद्युत जो उपकरण होता है उसका बोल सकते हैं कि जो ऊर्जा हम काउंट करते हैं, तो किस में काउंट करते हैं, किलोवाट आवर में। अब इतना ही से काम नहीं चलेगा, इससे और क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलोवाट आवर आवर कितना जूल, इसमें हम जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो किलो का मतलब कितना होता है, 1000, है ना। वाट का मतलब कितना हो गया, वाट को वाट ही ना देते हैं, 1 किलो वाट आवर बाबू, तो इसको 1000 कर दिए, वाट को हम वाटे रहने देंगे, 1 वाट हो गया। आप समझिएगा, आवर कितना, 3600, कितना हो गया, 3600। तो देखिए वाट तो बचल था और सेकंड भी बच गया जी, और वाट हुआ ना जी, वाट बचल था और सेकंड हो गया। तो सुनिए, वो क्या हो गया, 36 के गो जीरो है, 3 गो और 2 5 गो, तो जितना रहता है ना, तो देखो पावर गुना करते हैं ना, तो जितना होता है गुना उसको ऊपर चढ़ा देते हैं, तो 3 गो और 2 5 गो, तो 36 2 3 के 5, और वाट सेकंड लिखिए, और चाहे इसी को क्या कर दीजिए बाबू, कैसे बना दीजिएगा, जूल, क्या बनाइएगा, जूल। अरे वाट सेकंड देखिए, पीछे हम बोले थे कि कहाँ चल गया, वाट सेकंड को हम बोले थे जूल, यहाँ पर देखे ना, ये वाट सेकंड को हम जूल बोले हैं, तो मतलब यहाँ पर दोस्त क्या हो गया, 36 × 10⁵ 5 वाट सेकंड, 36 × 10⁵ 5 जूल बोलेंगे। लेकिन ऑप्शन में ई नहीं रहेगा। देखिए, जैसे आप पढ़ने जाते हैं स्कूल वगैरह में, तो आप चाहे तो अब क्या है, कैसे जा सकते हैं, गंज संख्या पेन के भी जा सकते हैं, लेकिन उसका कोड होता है ना। कैसे क्या होता है, कोई चीज को लिखने का एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है कि हम 10 समूलों में क्या करते हैं, कुछ चीज को लिखते हैं, 3.6 करेंगे,
तो 3.6 करेंगे तो इसको हटाने के लिए क्या है कि 10 से गुना करना पड़ेगा, 10 से भागा देना पड़ेगा कि इसको हटाना है। इसको हम 10 के पावर 5 लिख दे बाबू। अरे करेंगे ना, ठीक ना। तो इसी को क्या करेंगे, जब ऊपर लेकर जाएंगे, कहाँ गवा रहा है का वो, नहीं एक मिनट, गवा रहा हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, 10 से जब नीचे गुना करेंगे तो 10 से क्या करेंगे, ऊपर भी गुना करेंगे, तब ना बरोबर होगा। तो मतलब ई वाला इससे खत्म हो गया ना, फिर क्या खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, या ऐसा करें, उतना दिमाग कहाँ लगा रहा है, सुनिए देखिए, सिंपल एक तरीका बताते हैं। तो देखिए, अगर इधर से हम जाएंगे, इधर से क्या करेंगे, जाएंगे इधर से जाएंगे तो इधर एक बढ़ाएंगे, इधर क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे, तो मतलब क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए, ये गुना भाग अगर नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट आपको याद करना है, पॉइंट रहेगा तो यहाँ 6 करेंगे, यहाँ 6 है तो ये भी 6 करेंगे, लेकिन पॉइंट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, को 5 करेंगे। तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 वाट सेकंड, या इसी को बोलते हैं जूल। जो बोलना है जो बोलिए। तो 1 किलो वाट आवर, और कितना हो गया, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल हो गया। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पर आते हो, इतना सब बताने के बाद, कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है बताइए आप लोग। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, आपको 740 वाट, वही चीज यहाँ पर बाबू लिखा हुआ है। जाइए थोड़ा सा। हॉर्स पावर और अश्व शक्ति क्या होता है, आपका शक्ति या पावर का मात्रक होता है। बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह होता है, या है ना, या विद्युत उपकरण वगैरह होता है, उसका रेटिंग जो होता है या शक्ति होता है, किस में लिखा जाता है, हॉर्स पावर में। वाट, किलोवाट, मेगावाट, टेरावाट, ये सब क्या है, शक्ति के मात्रक है। लेकिन इसी में जब समय से गुना करते हैं, समय से गुना कर दिया जाता है तो ऊर्जा के मात्रक हो जाता है। जैसे बाबू क्या हो गया, वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा, है ना। अब क्या बोले कि विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक जो मात्रक होता है, पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया सेम स्टेटमेंट में, आगे सुनिएगा। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। बाकी हम सब फॉर्मूला बहुत ड्राइव करके बताने का प्रयास किए हैं। अब क्या बोले, ऊर्जा एवं कार्य का ऐसा मात्रक दोनों का होता है, जूल होता है। जबकि ऊर्जा एवं कार्य का सीधे मात्रक अर्घ होता है, 1 जूल वाला होता है 10 के पावर -7 अर्घ होता है। अब बाकी हम डाइन फाइन जो भी था वो सब हम बताने का प्रयास आपको किए थे। तो ये बबुआ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब देखिए, इतना जब समझ में आ गया तो आगे कहीं और क्वेश्चन पूछेगा तो हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल ही बता देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछ नहीं रहा है, लेकिन आने वाला समय में पूछा जा सकता है। नहीं कि एगो विद्युत बल्ब है घर में, एगो बल्ब है, एगो मोटर है, एगो ई है वो है, ये 2-2 घंटा जलता है, तो 1 महीना में कितना बिजली बिल आएगा, या 3 रुपये कुछ यूनिट है, तो 1 महीना कितना खर्चा आएगा, आगे बता देंगे, आइए। अब अगला है, समझ में आ रहा है ना बाबू, कोई दिक्कत है ना। बड़े दिन के बाद आप दिखाई दे रहे हैं का, शोक मनाने गए हुए थे का, आपको बोल रहे हैं, कहाँ गए हुए थे, घरे गए थे। आह, क्या घरे कुछ विशेष काम था। अच्छा, सिस्टर का एग्जाम था कि भाई, जलेबी पूरी खाए गए थे। एग्जाम में बड़ी लोग जाता है सेवई उवई खाए, कि सेवई लेके लोग जाता है ना, बड़ी खान पान वाला सामान लेके जाता है सेंटर पर सब। हम 10वां के एग्जाम देने गए थे ना, कि पूरा कचौड़ी उचौड़ी एकदम भर के आलू उलू के लेकर एकदम। हमारा एक दोस्त था, वो लड़ गया घरे की, हमको नया कपड़ा नहीं मिलेगा जब तक जेबे नहीं करे एग्जाम दे रहे हैं। नया कपड़ा सिला गया, आप फेल कर गया। तो अगला बार क्या हुआ, कि फिर बिना नए कपड़ा गया, बोला कि ना अगला बार ऐसे जाएंगे, तब फर्स्ट डिवीजन आया। मैंने मेहनत किया, ऐसे ही कह रहे बाबू, वो दोबारा फेल किया था। आओ यहाँ पर। फॉरेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, हीट। क्या हो गया, हीट का मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ हीट। जैसे अलग अलग चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे लंबाई को मापना है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, नॉटिकल मील में भी लंबाई को मापते हैं, दूरी वगैरह को, है ना। इसी तरह से क्या बोले हैं कि आपको जो, ये क्या बोलते हैं जो, हाँ, टेम्परेचर वगैरह को मेजर करना है, तो उसको क्या है कि 4 गो प्रमुख क्या होता है, यंत्र होता है। चारों क्या होता है, प्रमुख यंत्र होता है। एक होता है बाबू क्या आपको, फॉरेन हाइट। क्या होता है, फॉरेन हाइट होता है। एक होता है वो क्या आपका सेल्सियस। क्या होता है, सेल्सियस होता है।
एक होता है केल्विन, क्या होता है? केल्विन होता है। एक और होता है र्यूमर करके होता है, र्यूमर या र्यूमर करके होता है। तो ये बोली नहीं आता है क्वेश्चन, ये बाबू नहीं आता, र्यूमर और रोमर जो बोले मान लीजिए, है ना। अब क्या है? फॉरेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। अब सुनिएगा, जो आम बोल सकते हैं, जो डॉक्टर के जो थर्मामीटर होता है, नहीं बोलते हैं थर्मामीटर, तो डॉक्टर का जो थर्मामीटर का रीडिंग होता है किसमें होता है? फॉरेनहाइट। ये क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर का रीडिंग किसमें होता है? फॉरेनहाइट में होता है। जबकि आपका बोल सकते हैं कि जो उष्मा होता है, ये जो तापक्रम होता है, तापक्रम होता है, उसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक। चलो, ये तीनों मात्रक है, तीनों मात्रक ही है, लेकिन ये क्या होता है आपका? एसआई मात्रक। क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। तो समझिए क्या बताते हैं कि कोई चीज को मेजर करना होता है, तापक्रम में कोई चीज को मेजर करना होता है, एक स्केल क्या हुआ? स्केल हुआ। तो यही स्केल है। अगर फॉरेनहाइट खोज किया है तो फॉरेनहाइट स्केल, एक खोज किया सेल्सियस वैज्ञानिक तो सेल्सियस स्केल हो गया, एक केल्विन तो केल्विन स्केल हो गया। आप समझना क्या समय अंतर क्या है। देखिए, ई क्या है आपका? स्केल। क्या हो गया आपका? स्केल हो गया। ये क्या हो गया आपका? स्केल हो गया। ये सब क्या है आपका? वो स्केल है। ये सब आपस में क्या है? इसको ही बना ही लेते हैं, इसका हेल्प बेचारा को छोड़िएगा, लेकिन पूछता उससे नहीं है, ठीक ना। ठीक है, ई स्केल होता है ना, ये क्या होता है कि आपको 32 से, क्या 32 से रीडिंग होता है, 32 से कहाँ तक? वो 212 तक। तो ये 32 से 212 का मतलब क्या हो गया? देखिए, कोई चीज जमता है कौन तापक्रम पर, कोई चीज बाबू क्या है? जमता है जौन तापक्रम पर, उसको हिमांक बोलते हैं, उसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। कोई वस्तु जिस टेम्परेचर पर जमता है, सामान्यतः तो पानी की बात करते हैं, पानी जिस टेम्परेचर पर जमता है उसको बोलते हैं कौन चीज? फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बोलते हैं। अब पानी जिस टेम्परेचर पर खौलता है, बॉयल करता है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर फॉरेनहाइट ने क्या किया कि बोला कि पानी किस पर जमेगा? तो 32 डिग्री, क्या वो 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर। अब पानी किस टेम्परेचर पर खौलेगा, बॉयल करेगा? तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर। अब आते हैं क्या कि सेल्सियस साहब, सेल्सियस क्या बोले कि 0 डिग्री, मतलब इनका स्केल क्या है कि 0 डिग्री पर पानी क्या होगा? जमेगा। तो पानी क्या फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में क्या हो गया? 0 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक हो गया, हिम मतलब बर्फ बनेगा। और जो आपको बॉइलिंग हो गया, तो क्या हो गया आपको? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब केल्विन जी ने क्या बोला कि 273, क्या बोले? 273 केल्विन, यहाँ डिग्री नहीं लिखा था, 273 केल्विन, ये क्या होगा? जमता है। क्या होता है? जमता है। जबकि 373, क्या बोले? 373 पे क्या होता है? खौलता है। मतलब देखिए, सब ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इसके स्केल में कितना कितना क्या होता है। तो क्या से फॉरेनहाइट के स्केल में पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट या जमने का बिंदु है, हिमांक बिंदु होता है, 32 होता है। जब खोलने या बॉयल करने का पॉइंट कितना होता है? 212 होता है। अगर हम सेल्सियस में लिखेंगे तो पानी जो जमता है कितना पर फ्रीज करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। देखो खोलता किस पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। जबकि यहाँ केल्विन में बात किए, 273 पे क्या होता है? जमेगा। और 373 पे क्या होगा? खोलेगा। और इसमें देखिएगा तो 0 पे क्या होता है? जमता है। और 80 पे क्या होता है? खोलता है। लेकिन ये सब पूछता नहीं तो हम छोड़ ही देते हैं सीधे बाबू। अब सुनिएगा, अब पूछेगा कि यह स्केल कितना में बटा हुआ है, मतलब कितना पार्ट में बटा हुआ है। तो 212 में से 32 कितना आएगा? 180। तो मतलब ये 180 बराबर भाग में बटा हुआ है। इसको गिनिएगा तो कितना आ जाएगा? 100 में से 0 कितना? 100 भाग में बटा हुआ है। 373 बटे 273 कितना भाग में? 100 भाग में बटा हुआ है। अरे बटा हुआ है ना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ ले, सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछ ले है कि फॉरेन हाइट तापमापी में ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। निचला मतलब क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और ऊपर मतलब क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। 32 अब क्या 212 तो कितना हो गया? घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपका क्या हो गया? 180 भाग में बटा हुआ है। तो इसका पूछा हुआ है तो सेल्सियस भी पूछ सकता है, केल्विन भी पूछ सकता है, र्यूमर भी पूछ सकता है। तो र्यूमर कितना भाग में? 80 भाग में, है ना। अब सुनिए, इतना से काम चल जाएगा? नहीं। अब पूछेगा, यहाँ से अगले क्वेश्चन क्या पूछता है इससे कि आपको एक स्केल में दे रहेगा और दूसरा स्केल में कन्वर्ट करने के लिए 30 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए या उसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये जो यहाँ पर दिया गया है इसी से हम क्या करते हैं? ड्राइव कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पर बाबू, यहाँ पर देखिए, इसे क्या करना है? फार्मूला ड्राइव करना है। फार्मूला कैसे ड्राइव होगा सुनिएगा, बहुत आसान है। देखिए, यहाँ एफ है तो करना है एफ
आज सब के निचला करना है, सबका निचला। एफ माइनस 32 भाई कितना भाग में है? 180 भाग में है। यहां पर करना है सी, सेल्सियस है तो क्या करेंगे सी, अब माइनस कौन सी, निचला पॉइंट कितना है 0, अब बटे कितना भाग में, 100 भाग में। यहां बनाना रहेगा तो कितना, ये केल्विन है तो केल्विन को करेंगे के, अब माइनस कितना नीचे कितना 273, अब बटे कितना भाग में है, तो 100 भाग में करेंगे। अच्छा इसको भी करिए, इसको कहे छोड़ रहे हो बाबू, है ना, फिर रुस जाएगा बेचारा। अब आइए, ये क्या है र्यूमर, नीचे कितना 0 और ऊपर कितना, मतलब कितना भाग में, 80 भाग में। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला, इसी को अगर कीजिएगा बाबू समझिएगा। आओ थोड़ा यहाँ, एफ माइनस 32, अब बटे क्या हो गया 180, अब सी बटे 100 कर दीजिए, ए माइनस 273 कीजिए, अब बटे 100 कर दीजिए, आर बटे 80 कर दीजिए। आप जानते हैं क्या है, इसी में देगा तो इसको निकालने के लिए पूछेगा, इसको मतलब दो को निकालने के लिए पूछेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बाबू क्या है पूछेगा, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। क्वेश्चन क्या है सुनिए, यहीं पर हम बता देते हैं। आइए यहाँ पर क्वेश्चन अब क्या है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में क्या करना है, बदलना है। सेल्सियस में क्या करना है, बदलना है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ एफ है बाबू, तो क्या करना, एफ की जगह कितना रखेंगे 40, माइनस कितना 32, बटे कितना 180, और सेल्सियस में ना बाबू तो सी, अब बटे कितना 100। अगर केल्विन में पूछता तो वहां क्या करते, केल्विन रखते थे, क्या करते केल्विन रखते, जिसको पूछेगा उसको रखेंगे। अब बोलिए कितना हो जाएगा, अगर हम 40 में से 32 क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 8 बटे 180, 80 बटे 100 हो जाएगा ना। फिर क्या होगा कि 8 फिर साथ इसे गुना करेंगे, 8 इंटू 100 अब बटे कितना 180, बड़ा कितना हो गया सी हो गया। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, हो जाएगा ना। अब बोलिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 चौके 8 और 2 नमा 18, ठीक है ना, तो कितना हो गया 40/9। देखिए, देखिए हो सकता है गुना भागा नहीं, आपको ही बनाना है, हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है कि बनाइए कितना कितना होगा, ठीक है ना। मतलब कि किसी से पूछ सकता है, आपको बनाना है, कोई दिक्कत है ना। आप गुना भागा भागी गुना भागा बाकी आपका काम है, समझ में आ गया। अब सुनिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछता है कि मानो कौन सा तापक्रम पर जो सेल्सियस होता है फ़ारेनहाइट क्या होता है समान होता है, कौन सा तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है समान होता है, तो कितना पर -40 है, माइनस बाबू -40 डिग्री सेल्सियस पर आपका -40 डिग्री बराबर सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी, मतलब -40 पर जो डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है दोनों क्या है समान है, दोनों का रीडिंग क्या होता है समान होता है। यही क्वेश्चन ना जाने कितना बार पूछा गया है। फिर पूछेगा कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, या केल्विन में क्या कीजिए कन्वर्ट कीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पर समझना क्या, मानव क्या बोलते हैं, मानव शरीर क्या बोलते हैं, मानव शरीर क्या बोले, मानव शरीर की बात करते हैं, मानव शरीर। तो यहाँ 37 डिग्री क्या होता है आपका सेल्सियस तापक्रम होता है, कितना 37 डिग्री। अब 37 डिग्री सेल्सियस को बोलेगा कि केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, इसको हम बना के दिखाते हैं फिर से बाबू, क्या बोले कि 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है 37, केल बोला कि केल्विन में इसका मान कितना होगा। बोलिए कुछ देर पहले बोले हैं क्या कि C-0 अब बटे 100 किए हैं दोस्त, किए हैं, और फिर बोले हैं K-273 अब बटे 100 किए थे, और दोनों ने 100 है तो खत्म कर दे, क्या हो गया C बराबर K-273। तो K निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि C हेने से जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 273, तो बराबर क्या हो जाएगा, C कितना है 37 प्लस कितना 273, तो कितना हो गया 310, मतलब ई हो गया दोस्त कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन। तो समान मनुष्य का तापक्रम जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस बोलिए या केल्विन में 310 केल्विन बोलिए, इसी को अगर फ़ारेनहाइट में लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में निकालना पड़ता है तो यहाँ लिखा होगा, ये लगता है कि शायद कुछ होता है बाबू, देख लेते हैं कहीं लिखा होगा, नहीं लिखल है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6, कितना होता है 98.6 होता है, कोई दिक्कत।
तो गुना भाग करने आएगा हिने को निकालने बाबू। ये आपको निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला बस याद रखिएगा। बाकी इसको हम पढ़ के सुना देते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि फ़ारेनहाइट तापमापी में ऊपर और नीचे बिंदु कितना होता है 180, सेल्सियस में कितना होता है 100 होता है, केल्विन में भी कितना होता है 100 होता है। आगे चलिएगा। सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाना केल्विन ये सब क्या है, मापने का यंत्र है। सेल्सियस का आविष्कार किया था स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने। इसमें हिमांक पूछता है कि सेल्सियस में हिमांक कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0, और भाप बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 होता है। और इसको कितना भाग में 100 बराबर भाग में बांटा गया है। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। और इसमें हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु 212 होता है। और इसके बीच की दूरी को 180 बराबर भाग में क्या होता है, बांट दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर का जो थर्मामीटर बोलता है कि भाई बुखार 100 होल है, बोलता है ना कि बुखार एकदम 100 होल बा, एकदम बुखार 105 होल, एकदम अब हल्फे थिल हम, अरे बोलता है ना जी। तो मतलब क्या वो बोलना चाह रहा है, सोची। हाँ, सेल्सियस में तो होगा तो मरिए जाएगा वो आदमी जी ना जी, गर्मी से। तो 99 बुखार बोलता है ना, तो फ़ारेनहाइट बोलता है, सेल्सियस नहीं। डॉक्टरी थर्मामीटर की रीडिंग होता है फ़ारेनहाइट में। आगे चलिएगा। केल्विन में हिमांक कितना होता है, 273 केल्विन होता है। हाफ बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच 100 बराबर भाग में क्या होता है, बटा रहता है। और एसआई मात्रा क्या होता है, केल्विन तापक्रम का एसआई मात्रा क्या होता है, केल्विन। बहुत महत्वपूर्ण है, ताप का ऐसा मात्रा क्या है, केल्विन है। अब एक और चीज बाबू, एक होता है परम शून्य तापक्रम। परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देखिए, कोई वस्तु का अधिकतम सीमा, अधिकतम कितना भी गर्म हो सकता है, अधिकतम बोले कितना भी गर्म हो सकता है, जितना गर्म उतना। लेकिन कोई वस्तु क्या है कि निश्चित सबसे कम ताप का एक सीमा होता है। मतलब कोई वस्तु गर्म तो कितना हो सकता है, लेकिन सबसे कम ताप की क्या होता है, सीमा होता है। उसी को बोलते हैं कि परम शून्य तापक्रम। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है वह तापक्रम जिससे नीचे किसी वस्तु का तापक्रम नहीं जा सकता है, उसे बोलते हैं परम शून्य तापक्रम। परम शून्य तापक्रम का मतलब क्या होता है बाबू, 0 केल्विन। कितना होता है, परम शून्य का मतलब होता है 0 केल्विन। ऐसे को अगर आप बोलिएगा सेल्सियस में तो होता है -273। अगर पूरा लिखिएगा तो 15.15 भी होता है। पूरा भी याद कर लीजिएगा, लेकिन इतना याद कीजिए तो काम चल जाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है, किसी वस्तु का इससे कम तापक्रम नहीं जा सकता है। अरे अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया ना जी, आप लोग बड़ी कंफ्यूज करते हो। के बराबर क्या होता है, C+273 हो गया ना जी, है। तो के हम 0 बोले हैं ना जी, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, C+273 हो गया। तो इसको हिने लेके आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो C बराबर -273 होगा ना बाबू। तो 0 केल्विन बोलिए चाहे -273 बोलिए, बतवा इज सेम सेम। डिफरेंस तनी मनी नहीं, बोलता डिफरेंस तनी मनी, डिफरेंस तनी मनी नहीं है, सेम ही बात है। वही लिख ले बाबू। परम शून्य तापक्रम पूछता है कि परम शून्य तापक्रम का माप कितना होता है, बोलिए -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। तो घुमा देगा हेने के होने होकरा का हेकरा, ध्यान रखिएगा। केल्विन पॉइंट पर लिखता, अच्छा 0 केल्विन को बोलते हैं -273, ऐसे में 1.15 भी होता है, ठीक ना, समझ में गए ना। चलिए वही जी लिखा है। मानव शरीर का समान तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 310 होता है। अब फ़ारेनहाइट में 98.6, 98.6 होता है। अब अगला क्या है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें जो चमकता है वो ना लगता है कि यहाँ से आप लोग देखने आता है, ऐसे कितना देर ड्राइव करता है तो उसमें क्या होता है, वहां पर एक पारा होता है, क्या होता है, पारा होता है, वो चमकता बहुत ज्यादा है, तो वही देखता है कहाँ तक पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा कि यहाँ पहुंचा। समझ में आया? पूछता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या कर, पहले पूछे कि डॉक्टरी थर्मामीटर में किसका इस्तेमाल होता है, पारा का। पारा को बोलते हैं मरकरी, क्या बोलते हैं, मरकरी। अब मरकरी एक धातु है, ऐसा धातु जो लिक्विड स्टेट में रहता है। पीरियोडिक टेबल में जानते हैं, एगो मरकरी, एक होता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन अधातु है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, पारा धातु है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। पहला क्वेश्चन हो गया कि डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा धातु का इस्तेमाल करते हैं, पारा का। पारा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। देखिए पानी को जब गर्म करते हैं ना, पानी पहले क्या होता है, गर्म हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ये तापक्रम को पहले जोर करता है, और 100 डिग्री पर जाकर तब नहीं होगा जी। आई क्या होता है, पारा में विशेषता क्या है कि हीट को बहुत ऑब्जर्व नहीं करता, नॉक के बराबर जोर करता है। ये जितना आएगा उतना बढ़ जाएगा, सही रीडिंग नहीं दे देगा। और दूसरा मेटल का अगर किसी का इस्तेमाल करेंगे तो पहले लेगा, लेने के बाद उसको लगेगा अच्छा बड़ा मजा भी था।
और के बाद वो आगे बढ़ेगा, आइए आगे बढ़ गया। मतलब कि यह उष्मा का बहुत कम अवशोषक होता है, उष्मा को अवशोषण बहुत ही कम करता है या न के बराबर करता है। इसीलिए क्या होता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल करता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा या मरकरी, पारा को ही मरकरी बोलते हैं, का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पारा उष्मा का अच्छा चालक होता है, साथ ही यह उष्मा को अवशोषित नहीं करता है। जबकि दूसरा कोई चीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसको अवशोषित कर लेगा, तो सही तापक्रम देगा। माने 100 वहां पर पहुंचा और 5 ऑब्जर्व कर लिया जी, तो सही थोड़ी बताया। अब आइए, एक होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या होता है कि बहुत ज्यादा ताप, ये सब नॉर्मल टेम्परेचर मापने के लिए था। इससे होता है सूर्य का तापक्रम अगर मेजर करना होता, सूर्य का तापक्रम बहुत हाई होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, इसको तो लिमिटेशन है कितना ही माप सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो बहुत ऊंचा तापक्रम मेजर करना होता है, जैसे बोल सकते हैं कि 800 900 1000 10,000, 800 900 डिग्री सेल्सियस से किसी का तापक्रम जब अधिक है तो वहां पर क्या करते हैं, पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं बहुत उच्च तापक्रम को मापने के लिए। तो इसीलिए एक क्वेश्चन पूछता है, सौर विकिरण मतलब सूर्य के ऊष्मा को या सौर विकिरण को किस यंत्र से मापते हैं? पायरोमीटर। सूर्य का तापक्रम मेजर करना है, तारा का तापक्रम मेजर करना है। देखिए सूर्य भी एक तरह का तारा है, पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य है, समझे ना। तो सूर्य या तारा का तापक्रम किसे मेजर करते हैं? पायरोमीटर से। किसे बाबू? पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। बहुत आगे बढ़ गया था नहीं, ये समझ में आ गया। आज क्या है कि इतना ही रहने देते हैं, कल बताएं क्या, ध्वनि वनि के बारे में बताएंगे, समझ में आया ना। चलिए, हाँ बाबू, पता चला कि टाइम पास किया होगा ना। हाँ यही बात है, पढ़ते वक्त क्या यही होना चाहिए कि आपको पता नहीं चलना चाहिए, एकदम खो जाइए। क्या कीजिए? खो जाइए। कुछ पाने के लिए क्या है, उसमें खो जाना पड़ता है। चलिए, अब जो भी बच्चा इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए होंगे, यहाँ तक तो बहुत कम ही बच्चा आता है, उसको चाहिए मजा खाली, ऊपर ऊपर है ना। तो यहाँ तक आ गए हैं, तो जो बुक लेना चाहते हैं, द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन से बुक सेक्शन में जाइएगा, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, इस नंबर पर विशेष बात कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बेहतर बुक है, मार्केट में उपलब्ध सभी बुक से बोल सकते हैं कि आप अच्छा बुक है। चलिए, अ, फिर क्या बोले, इसका अगर डिटेल सोल्यूशन जो कर रहे हैं इसको अगर देखना है तो द सिलेक्शन ग्रुप पर जाइएगा, ठीक है ना। ये कोर्स का नाम है बिहार दरोगा, सेक्शन में जाइएगा और इसको क्या कीजिएगा कि PY 250 डालिएगा तो 250 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसमें आप एडमिशन लीजिए, है ना। और अगर दरोगा बनना है तो ये आपके लिए बहुत ही क्या होगा, बेहतर होगा, सहायक होगा, ठीक है ना। चलिए, ये कोर्स कब खत्म होगा को बच्चा पूछते हैं सोनू जी, हम बोलिए तो बाबू तुरंत खत्म कर देते हैं। ये तो समझिए कि आपको हम इतनी सुखा के इतना दे रहे हैं तो आपके लिए बेहतर ना जी। ये समझिए कि हम पूरा कोर्स से कंप्लीट करवा दे रहे हैं दरोगा के बाबू, नहीं करवा दे रहे हैं। तो आप बोलिए कि 2 दिन में खत्म कीजिए, तो हमारा कहा, हम तो एक दिन में सब्जेक्ट पूरा खत्म कर देंगे। 6 घंटा में बिहार खत्म कर दिया ना जी आप लोग को। और वही चीज को हम 1.5 महीना में पढ़ाते हैं बिहार को, तो 1.5 महीना का पढ़ाएंगे तो 1.5 महीना तो अलग ना पढ़ाई होगा जी। चलिए, चलिए ठीक है दोस्त, कल मिलते हैं, धन्यवाद।